मार्कोस में जाने का क्या इरादा था, क्या एम था आपका सबसे पहले? मैं नेवी में गया। नेवी में जाने के बाद फिर पता चला मार्कोस भी कुछ होता है। मार्कोस में सबसे जो कठिन टास्क में से एक टास्क ये है कि आपको टाइमली बैटल ऑब्स्टिकल क्लियर करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा यार इतना सब कुछ तेरा है तो यू कैन बिकम द मार्कोस। तो मैंने बताया सर कैसे कैसे बनते हैं, फिर मुझे बताइए। बोला तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत देश को है, तुम्हारी ज़रूरत मार्कोस को है। 2611 में आपका रोल क्या था, थोड़ा बताइए। उस दिन न्यूज़ छपी थी टीवी के ऊपर कि एक कमांडो शहीद, वो कमांडो शहीद की जो न्यूज़ थी वो मेरी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देवतिया मुंबई में ऐसे टेररिस्ट अटैक हुआ है और हमारी 2 टीम जा चुकी हैं, जो कि एक टीम ट्राइडेंट में काम कर रही है और एक ताज में गई है। उसके बाद ही सारा कुछ जो गेम था पूरा हुआ। तो मैं 8 से 10 कदम अंदर गया तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी केस की आवाज़ सुनाई दी। जैसी मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मुझे कंफर्म हो गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर चारों टेररिस्ट उसी जगह पर थे, एक ही लोकेशन पे थे। तो मैंने अपनी पोजीशन ली और मैंने वेपन उनकी तरफ कर दिया, ट्रिगर कर दिया और ट्रिगर पे उंगली रख ली और वेपन को उनकी तरफ पूरा एम कर दिया। हर सैनिक के लिए वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मातृभूमि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। ये जो हेल वीक कहा जाता है ट्रेनिंग के दौरान, हेल वीक क्या है और कितनी टफ हो जाती है एक बंदे के लिए तब सरवाइव करना, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल वीक इसलिए करवाया जाता है क्योंकि स्लीपिंग डिप्राइव्ड हमको सिखाया जाता है पहले। ओके। और आपको सोने नहीं दिया जाता। कितने घंटे के लिए? 80 आवर्स। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया उस इन्फेक्शन से। मुझे लगा गया ये इन्फेक्शन थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेगा तो मैं गया। तो उस दर्द को मेरा परिवार जानता है ना, और कोई नहीं जानता। तो मैं कहूँगा कि मेरे भाई एक दूत बनकर उस समय पे मेरे पास में रहे। यूनिट से कोई नहीं आया था मेरे पास में कुछ खास। मेरे पास कोई यूनिट का बंदा नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं रुकता, गवर्नमेंट से कोई भी नहीं, कोई नहीं रुकता था। आते थे, देखते थे, नहीं चले जाते थे। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास गेस्ट और मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने ज़्यादा महान है, वो इतने फेमस है उनके काम के लिए। और बात करेंगे आज हमारे बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड पर्सन के साथ, प्रवीण सर के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है प्रवीण सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रवीण सर, सबसे पहले तो सैल्यूट आपको, जो भी आपने देश के लिए आज तक करते हुए आए हो, जो भी किया था, काबिलियत तारीफ है। और मुझे बोलने की वो जरूरत है भी नहीं, पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे शुरुआत से, मार्कोस में जाने का क्या इरादा था, क्या एम था आपका सबसे पहले? मैं नेवी में गया। नेवी में जाने के बाद फिर पता चला मार्कोस भी कुछ होता है। एक्चुअली मैं उस दिन ड्यूटी पे था और मेरे शिप में एक मार्कोस बनकर आया था। तो मैंने उनकी रिपोर्टिंग ली थी जब वो मार्कोस बनकर आए थे। तो मैंने उनकी ड्रेस देखी, बैज लगे हुए देखे, पीतल के चमकते हुए बैज, एक तरफ डाइवर का और एक तरफ मार्कोस का बैज देखा। तो अंदर से ना एक डिफरेंट फील आया। फिर मैंने मरून जो बैरे थी उनकी वो देखी तो लगा यार ये बंदा कुछ स्पेशल है। फिर उनके हाथ देखे तो नकल उनके सूजे हुए थे, अभी भी आप देख सकते हो मेरे। उनके नकल्स देखे तो एक डरावना जैसा व्यक्तित्व कि यार ये बंदा कुछ अलग है। तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया सर क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं यहीं पर इसी शिप से था और मैं मार्कोस कोर्स करके आया हूँ, मैं मरीन कमांडो बन गया। तो वहाँ के बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिटेल मुझे बताई। तो फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगी। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं कल सुबह आपके साथ में चल सकता हूँ रन के लिए, ये सब। बोला यस बडी यू कैन कम। तो फिर मैं उनके साथ में, जो वेंदुर थी एक बेस है कोचीन में, उसका एक चक्कर करीब 4 किलोमीटर के आसपास का है। तो मैं उनके साथ में 4 किलोमीटर रन किया और उसके बाद में वो मुझे बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड में लेकर गए। तो वो आगे आगे चलते रहे, मैं उनके पीछे पीछे पूरे बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड को मैंने उनके साथ ही पूरा किया। तो वो एकदम से सरप्राइज रह गए। तो उन्होंने कहा कि यार तू यहाँ जहाज़ में क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है जहाज़ में। वो सरप्राइज थे कि ऐसा बंदा जो पूरा बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली बिना किसी हेल्प के कर सकता है। तो मार्कोस में सबसे
जो कठिन टास्क में से एक टास्क ये है कि आपको टाइमली बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा यार इतना सब कुछ तेरा है तो यू कैन बिकम द मार्कोस। तो मैंने बताया सर कैसे कैसे बनते हैं, फिर मुझे बताइए। तो बोला यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत देश को है, तुम्हारी ज़रूरत मार्कोस को है। सेवा यहाँ पे भी है, सेवा वहाँ पर भी है। वहाँ की सेवा एक अलग सेवा है, वहाँ की सेवा में एक एडवेंचर है। जब तुम कुछ करोगे तो तुम्हें फील होगा कि तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, और यहाँ पर आपको जो कर रहे हो आपको फील कम होगा कि आप कर रहे हो। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप जब पार्ट लोगे किसी भी ऑपरेशन में तो आपको फील होगा एडवेंचर है, पहाड़ों पे घूमना है, समुद्र में जाना है, अलग अलग कंट्रीज में जाके ऑपरेशंस करने हैं, और अलग अलग कंट्रीज के साथ में आपको एक्सरसाइज में जाना है। तो वहाँ पर आपको फील होगा कि यू आर समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन। तो मैंने कहा सर बताइए। फिर वो मुझे अलग अलग उन्होंने मुझे बताया। एक्चुअली में मेरी एक जगह पर खड़े होकर हम लोग फ्लोट करते हैं, तो फ्लोटिंग मेरी थोड़ी कमज़ोर थी, स्विमिंग मेरी ठीक थी। फ्लोटिंग में उन्होंने मुझे फिर थोड़ी गाइडेंस दी, तो मैं फिर 4-4 किलो ईंट लेकर तो हम फिर फ्लोटिंग करना उन्होंने मुझे सिखाया कि इस तरह से फ्लोट करते हैं। क्योंकि जब आप डाइव करोगे समुद्र में तो आपके पास जो डाइविंग सेट रहेगा वो -4 kg बॉयंट रहेगा, वो आपको नीचे की तरफ खींचेगा। तो आपको सारा एक्टिविटी आपको उस माइनस बॉयंट सेट के साथ में करनी है। और जब आप हेलीकॉप्टर से जंप करोगे डाइविंग सेट के साथ में तो आप एकदम से नीचे जाओगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से गिरे तो आपके फेस मास्क जो है वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी हमने बहुत तैयारी की। फिर मार्कोस कोर्स आया पहला मेरा, तो मैं उस समय पे सुनामी आ गई थी, तो सुनामी के लिए जो रिलीफ के लिए हम लोग गए थे श्रीलंका उसी समय पे। मेरा कोर्स जनवरी में था और दिसंबर में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। तो हम 27 से 28 को हम लोग श्रीलंका गाले हार्बर, कोलंबो हार्बर में निकले थे। वहाँ का हमने सर्वे किया। वहाँ का सर्वे करके और जो भी हम यहाँ से सामान लेकर गए थे वो हमने कोलंबो और गाले हार्बर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ की जनता की बहुत हेल्प की। पूरे हार्बर को हमने सर्वे किया और जहाँ जहाँ जितनी भी हेल्प हो सकती थी हमने वहाँ पर हेल्प की। रेस्क्यू का काम हमने पूरा किया वहाँ पर। वहाँ से निकल के फिर हम लोग चेन्नई निकल गए। चेन्नई निकल के फिर चेन्नई हार्बर का पूरा सर्वे हमने किया। वहाँ से निकल कर मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, विशाखापट्टनम का एरिया जो ऑफ सी है जहाँ पर, उसका पूरा सर्वे हमने किया। तो तब तक मेरा जो कोर्स था वो निकल गया था। मैं उस कोर्स में जा नहीं पाया। तो फिर मैंने नेक्स्ट कोर्स के लिए फिर से मैंने एप्टीट्यूड्स वगैरह दिए। फिर मेरा मार्कोस कोर्स आया जून में, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ से फिर मैं जनवरी 2006 को मैं वहाँ से पास आउट हुआ। सो सर सिलेक्शन कैसे होता है अगर मार्कोस में जाना है किसी को और उनको समझना है कि हाँ मार्कोस में इस तरीके से इस दिशा से जाते हैं, तो कितनी टफ है? मार्कोस इज वन ऑफ द टफेस्ट, द मोस्ट टफेस्ट। तो सर थोड़ा बहुत बताइए सिलेक्शन के बारे में। मार्कोस वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट स्पेशल फोर्सेस का कोर्स है। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी टफ है। वहाँ पर जब हम शुरुआत की थी तो हमारे 120 लोग आए थे। 120 में से सिर्फ 20 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। 120 में से सिर्फ 20 का। पहले हफ्ते में ही 50% से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं। पहले हफ्ते में ही 2 हफ्ते का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले। तो उस 2 हफ्ते के स्क्रीनिंग टेस्ट में ही 50% से ज़्यादा लोग निकल जाते, झेल ही नहीं पाते उस चीज़ को। और जो झेलता है फिर वो आगे बढ़ता है, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल बहुत एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आपको अगर पुशअप मारने के लिए बोला गया है और जब तक आपको ना बोला जाए कि रुक जाओ तब तक आपको पुशअप मारते ही रहना है, चाहे आप गिरो, चाहे आपका हाथ छिले, चाहे आपको पसीना आए, चाहे आपके हाथ कांपे, चाहे आपके पैर कांपे, चाहे आपका क्रैम्प आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसी पोजीशन में लगे रहना है, रुकना नहीं है। नहीं हो रहा है तो भी आपको करते रहना है। तो वो चीज़ वहाँ पर पेशेंस लेवल को दिखाती है। वहाँ पर ये नहीं है कि आपने 100 पुशअप मार दी इसलिए आपका सिलेक्शन हो। वहाँ पे 10 पुशअप मारी है लेकिन आप कंटिन्यू हो, तो आपकी प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। आप उस दर्द को झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो। आप 100 पुशअप मार के कह रहे हो कि मैं और नहीं मार सकता, लेकिन ऐसे बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली होता है वहाँ पर। मैंने 10 मार दिया, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है कुछ लेवल के बाद में। तो आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशंस, बाकी सारी चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते, आपका नाम लिस्ट में लिख देते हैं। अगले दिन आपका बोरिया बिस्तरा पैक है, आप जाइए, वारंट पकड़िए, अपनी वापस यूनिट में जाइए। यहाँ पे पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। आपको एनिमी टेरिटरीज में जाकर कई रात जागना पड़ेगा। कई ऑपरेशंस में ऐसा होगा कि आपको एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ेगा, एक ही पोजीशन में बैठा रहना पड़ेगा। आप तो वहाँ बैठ ही नहीं सकते फिर, क्योंकि पहले आप हार मान चुके हो। बेसिक से शुरुआत जो है, आप स्क्रीनिंग पे ही आप ठीक नहीं बैठ रहे हो। आप 100 पुशअप मारने वाले हो, आप योद्धा हो, मान लिया, ठीक है, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं है आपके अंदर। आप स्प्रिंटर हो 100 मीटर के,
लेकिन 100 मीटर के बाद फिर क्या है, कछुआ जीतेगा कि खरगोश जीतेगा? तो जो कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, वही जीतता है वहाँ पर। 100 मीटर के बाद एक और 100 मीटर मारना पड़े तो जो कंसिस्टेंट जो चल रहा है वो करेगा, या स्प्रिंट मारकर जो खड़ा हुआ है वो चलेगा? तो वहाँ पे उसी तरह का चाहिए कि आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें। आपसे हो रहा है और आपके अंदर एटीट्यूड है कि मैंने कर दिया, तुमसे नहीं हुआ, तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड डजंट अलाउ। प्लस आपसे नहीं हो रहा, आप लगे हुए होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ टेक्निक में कमी हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ में कमी हो, लेकिन आपके जज्बे में कमी नहीं है। बात यहां पर है कि आपका जज्बा जो है वो एक अव्वल दर्जे का है। आपका जो जज्बा है वो कंप्लेंट वाला नहीं है या फिर एग्रेसिव मोड नहीं है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर कि आप जज्बे के साथ में हो, जुनून के साथ में हो। आपने अपना होश नहीं खोया, 100 पुशअप मार के आपने होश नहीं खोया। आप 10-10 मार के 100 पूरा कर रहे हो और एक बंदा 100 मार के खड़ा हो रहा है और एक बंदा 10-10 मार के कंटिन्यू 200 मार रहा है, तो जीतेगा कौन? फर्क आ जाएगा। फर्क आ गया। दोनों में फर्क है। एक के अंदर पेशेंस लेवल है, एक के अंदर जज्बा है, जुनून है, और एक के अंदर अधीरता है, वो करके खड़ा हो रहा है, मैंने कर दिया है। इस तरह के लोग जो होते हैं, अधीर जो लोग होते हैं, उनकी जरूरत स्पेशल फोर्सेज में नहीं होती। खुद को रगड़ना पड़ता है बहुत। पेशेंस लेवल चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर ने बोला है, जो ऑर्डर है, आपको वो चुपचाप उसी तरह से आपको फॉलो करना होता है। तो मार्कोस, जब आप बन गए तो पहले दिन से शुरुआत की थोड़ी कहानी बताइए, कैसे काम होते हैं, किस तरह का लेवल फिर बढ़ जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है चीज़ें? मैं अगर बोलूँ कि ट्रेनिंग बहुत ईजी है मार्कोस की। ओके। हंसी आ रही होगी। जब तक आप अंडर ट्रेनीज हो मार्कोस में, तब तक आपके चांदी ही चांदी है। अरे बड़ा मजा है, ट्रेनिंग के जैसा मजा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्टाफ बनते हो, तब आपके डाउट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि अब आप जब स्टाफ बनते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनके साथ में ऑपरेशन करने का और उनके साथ में तालमेल मिलाने का, उनके साथ में सिंक करने का मौका मिलता है। तब आपको पता चलता है कि आप तो कुछ सीख कर ही नहीं आए हो। ये तो उसी तरह से जैसे LLB की डिग्री ले ली है, लॉ आता ही नहीं है। लॉ तो प्रैक्टिस से आएगा। तो सेम यहाँ पर है कि आप मार्कोस पास आउट तो हो गए, इट्स ओके, लेकिन आपको ऑपरेशंस का, आपको सिंक का तो तरीका पता ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आपको मैनेज कैसे करना है पूरी चीज़ों को। आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरह से ऑपरेशन को अच्छी तरह से प्लान करना है। आपको ये नहीं पता है कि आपके पीछे जो बंदे हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपको यही नहीं पता टेररिस्ट के एरियाज में जाते हो तो आपकी हालत क्या होती है। क्योंकि जब तक आप ट्रेनीज हो, तब तक आपके बैक ऑफ द माइंड में तो चल रहा है कि आप ट्रेनीज हो, तब तक आप इजी मोड में हो। जब तक आप स्कूल में एज ए स्टूडेंट हो, तब तक आप इजी मोड में हो, सिर्फ किताब पढ़नी है और एग्ज़ाम देना है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कहीं पर जाते हो, एज ए प्रोफेशन किसी जगह पर आपका सिलेक्शन होता है, आप टीचर बनते हो, तब कितना प्रेशर है, क्योंकि आपको अब हर चीज़ सिंक करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ आसान नहीं है। स्टूडेंट बने रहना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप स्टाफ में आ जाते हो तो हर चीज़ के ऊपर आपकी जो परख है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक एक स्टेप आपका काउंट होता है। एक एक गलती कई लोगों की जान लेकर जा सकती है। सिर्फ एक माइनर मिस्टेक पूरी टीम में से कई लोगों को हम लोग खो सकते हैं, एक माइनर मिस्टेक से। तो आपकी साइकी भी एक लेवल की होनी चाहिए। जब आप पॉइंट मैन चल रहे हो या आप रियर सिक्योरिटी चल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी क्या है। ये अंडर ट्रेनीज वाला हिसाब नहीं है कि आपको ये पता है कि मैं अंडर ट्रेनीज हूँ, बस मुझे कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है कि मेरा सामान कहीं ना गिरे। वहाँ पर सामान गिरने से चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर है कि ऑपरेशन में आप कितने सजग हो और ऑपरेशन में आप अपने बॉडी के साथ में किस तरह का मूवमेंट कर रहे हो, और जब आप चल रहे हो तो आप अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हो। जब अंडर ट्रेनीज हो तो आप सेफ्टी और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते, क्योंकि आप अंडर ट्रेनीज हो। लेकिन जब आप ऑपरेशंस में जाते हो और अपने अनुभवी साथियों के साथ में आप आगे बढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में जो ऑपरेशंस होते हैं वो, और ट्रेनिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोनों का मेल ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग फील्ड हैं। जब तक अंडर ट्रेनीज हो तब तक प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, और जब आप पैशनेट होकर ऑपरेशंस में जाते हो तो हल्का सा प्रेशर, क्या है, सेफ्टी का प्रेशर आ जाता है। खुद की सेफ्टी और अपने बॉडी की सेफ्टी का प्रेशर हल्का सा तो रहता ही है, क्योंकि आपको ये पता है कि गोली कहीं से भी, किधर से भी, किसी के भी खोपड़ी में घुस सकती है, क्योंकि गोली आएगी तो आपका हेडशॉट ही होगी पहली गोली। एक माइनर मिस्टेक
पर बंदा गया, पूरी टीम में से, एक माइनर मिस्टेक। तो सर ये जो हेल वीक कहा जाता है ट्रेनिंग के दौरान, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, हेल वीक क्या है और कितनी टफ हो जाती है एक बंदे के लिए तब सरवाइव करना, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल वीक इसलिए करवाया जाता है क्योंकि स्लीपिंग डिप्राइव्ड हमको सिखाया जाता है पहले। ओके। स्लीपिंग डिप्राइव्ड के साथ साथ में अब यहाँ पर हेल वीक में एक्सरसाइज, सारे ऑपरेशंस, चाहे आपका नेविगेशन है नॉर्मल वाला, लैंड नेविगेशन हो गया, मरीन नेविगेशन हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं। प्लस आपके सारा जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, चाहे वो बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड है, चाहे आपका PET है, चाहे BPT है, वो सारी कुछ उसी के अंदर सब चीज़ें करवाई जाती हैं। और आपको 80 घंटे तक आपको रगड़ा जाता है बुरी तरह से, और आपको सोने नहीं दिया जाता। कितने घंटे के लिए? 80 आवर्स, 80 घंटे का पूरा है। 3.5 दिन। 3.5 दिन। उसके बाद जब वो हेल वीक ख़त्म होता है तो उसके बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम रहता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका यूनिट का CO का नाम क्या है, ओके। आपके जो CNC हैं उनका नाम क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, 80 घंटे के बाद आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, या डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, बहुत इजी। और जब आप बैठते हो 80 घंटे के बाद में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको यही पता नहीं रहता पेन आपका क्या लिख रहा है। इट्स बिकॉज जब आप एनिमी टेरिटरीज में पहुंचते हो तो आपको इतना होना चाहिए कि मैं 80 घंटे तक मैं सरवाइव कर सकता हूं अगर मैं वहां से भागा तो। प्रिजनर ऑफ वॉर बनने से अच्छा है, POW अगर हम कहें, प्रिजनर ऑफ वॉर बनने से अच्छा है कि आप वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर एक बार बन गए तो आपके ऊपर स्टैंप लग जाती है देशद्रोह की। इससे बेहतर है कि आप या तो वहीं पर शहीद हो जाओ या आप किसी तरह से वहाँ से निकल जाओ। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें, एस्केप एंड इविजन्स हैं या हेल वीक है, ये इसीलिए आपको सिखाई जाती हैं पूरी। तो सर लास्ट दिन जब आप ओथ लेते हो तो उस दिन का फीलिंग बताइए, उस दिन का थोड़ा मुझे बताइए कि कैसा लगता है, क्या होता है उस दिन? उस दिन से पहले वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। पास आउट होने से पहले वाला दिन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबका नाम लिस्ट में नहीं रहता है पासिंग आउट में। यू कैन गेस। बहुत दूर तक आने के बाद, बहुत दूर तक आने के बाद में उनमें से भी चांसेस हैं कि उनमें से किसी का पास आउट रोक दिया जाए, क्योंकि किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, तो उनको वहाँ पर फिर लास्ट मोमेंट में देखा जाता है कि ये व्यक्ति पास आउट होने के लायक नहीं है, तो उसको फिर वहाँ से लास्ट दिन, पास आउट होने से पहले वाला दिन, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है कि कल आप पास आउट नहीं हो रहे हो। तो आपके ऊपर सब कुछ तैयार हो गया, ड्रेस तैयार हो गई, नाइफ तैयार हो गया, अंगूठा काटने के लिए बस आप तैयार हो, और पहले ही शाम को पता चल रहा है कि फला आपका नाम पास आउट लिस्ट में नहीं है, आप कल अपनी यूनिट वापस जा रहे हैं। इस दिन तक, जब तक आपका अंगूठा कट के, जब तक आप ऑथ नहीं लेते हो, तब तक आपको यही डर बना रहता है कि आप मार्कोस बनोगे कि नहीं बनोगे। सो आपने अंडर वाटर भी आपने ट्रेनिंग के दौरान की होगी जी। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था सर? लाइक लोग क्या वहाँ पे रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, डेथ हो जाता है बहुत लोगों का? काफ़ी लोगों की डेथ होती है अंडर वाटर। मैं ही एक बार बचा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? मैं 18 फीट में हमारी डाइव चल रही थी, प्रैक्टिस डाइव थी। DC-55 एक सेट था जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर सेट रहता है, जो कि यूज़ होता है एंटी माइनिंग के लिए। उसकी हमारी प्रैक्टिस थी और मेरा ब्रीदिंग बैग फट गया था उसमें नीचे, और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ब्रीथ तो पीछे घूम कर आती है उसमें। अच्छा। क्योंकि सेमी क्लोज सर्किट है वो। अच्छा। जो सेट है वो खुला ही सेमी क्लोज सर्किट। अच्छा, है सेमी क्लोज सर्किट है, तो उसमें आपको पता नहीं रहता कि बॉटल से आप ब्रीथ करते हो, और ब्रीथ जो रहती है CO2 ऑब्जर्वेंट में CO2 ऑब्जर्व हो जाती है, बाकी जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। नाइट्रोजन मतलब नशा जो नाइट्रोजन नॉर्मल एयर है आपकी, दो ही होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का ही मिक्सर रहता है उसके अंदर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो, जब एक्सहेल करोगे तो CO2 आएगी, तो CO2 कन्वर्ट होके जैसी आएगी तो आपको जो सेट है वो CO2 ऑब्जर्वेंट उसमें डाल रखते हैं हम लोग, तो वो CO2 ऑब्जर्वेंट CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आगे की तरफ ट्रेवल करने के लिए फिर से रीब्रीथ की तरफ वो चली जाती है। तो जैसे ही जाती है तो फिर वो जितनी कम रहती है ब्रीथ, वो बॉटल से ऑटोमेटिकली आ जाती है रेगुलेटर से। तो मेरा ब्रीदिंग बैग फट गया, तो जो रेगुलेटर था वो यूजलेस हो गया, तो वहाँ से आएगी ही नहीं ब्रीथ आएगी ही नहीं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 ये घूम रही हैं, तो एक टाइम आया जहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बची, और जैसे ही ब्रीथ लिया आपने तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा हो कि मर गए। कितने मिनट के लिए हुआ था? मैं तो बेहोश हो गया था नीचे ही।
आपको कुछ नहीं पता था? मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जो मेरा साथी था वो मुझे ऊपर लेकर आया, बड़ी डाइविंग होती है हर जगह पर। ओके। वो मुझे ऊपर लेकर आया, इमरजेंसी पुल दिए, फिर उन्होंने मुझे खींचा और फिर मुझे जो स्विमिंग पूल की ऊपर मुझे लिटाया और मुझे 30 मिनट से ज़्यादा तक मुझे CPR दी। तब मैं बचा, जिंदा बचा। मुझे यही नहीं पता 30 मिनट मेरी लाइफ के हैं कहाँ, नहीं पता मुझे। उनमें मैं गायब भी हूँ। 30 मिनट्स तक CPR दिया गया मुझे, तब जाके मुझे होश आया। आप देख सकते हो मेरा दांत टूटा हुआ है। तो मुझे CO2 की बॉटल थी, वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मेरे मुंह में लकड़ी डालकर मेरा मुंह खोला, तब जाके मेरा दांत भी उसमें टूटा एक। और उन्होंने फिर उसमें CO2 की बॉटल डाली, लेकिन उसके बाद भी मुझे होश नहीं आया था। तो फिर CPR कंटिन्यू चलता रहा। मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया कि नहीं, जितना टाइम यहाँ पर कर सकते हो तो कर सकते हो, हॉस्पिटल तक जाते जाते तो मर जाएगा। तो वो तो इम्पोर्टेंट कॉल होता है कोई भी इंस्ट्रक्टर के लिए। हाँ, कि कौन सा चुने। कौन सा चुने। फिर तो इंस्ट्रक्टर के ऊपर पूरा अगर ब्लेम आ जाता गलत है, क्योंकि हुआ, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ CPR ही है। अब स्विमिंग पूल से आप बाहर निकालोगे किसी की बॉडी को तो कितना मिनट का टाइम चाहिए आपको? कम से कम 5 मिनट। आपके पास कितना टाइम है? सिर्फ 2.5 से 3 मिनट ही आपके पास। तो अगर 2.5 से 3 मिनट किसी को CPR नहीं दिया तो ब्रेन को जाने वाली ऑक्सीजन रुक जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, तो ब्रेन डेड हो जाएगा। और 3 मिनट का टाइम आपके पास में है, तो 3 मिनट में आप कहाँ तक लेके जाओगे? अगर वो कंटिन्यूटी है आपकी CPR की, तो ब्रीथ आ रहा है, वो आपका हार्ट जो है काम कर रहा है, तब जाके मेरी फिर जान बची। एक मोरे करके एक हमारे सीनियर थे जो कि मेडिकल असिस्टेंट थे, तो उनकी डाइविंग थी और स्विमिंग करके वो फिर आए थे, तो फिर उनको बुलाया। तब तक मैं पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे, होता ना हथौड़े की तरह ऐसे लिया और धनाधन मेरी छाती में ऊपर से बजाया। CPR मतलब एक हाइट से आकर उन्होंने पूरा बैठ कर मेरे ऊपर धनाधन मेरी छाती में मारा उन्होंने। अच्छा। तब जाके मैं एकदम से हार्ट जो है वो पंप करना शुरू हुआ। फिर मेरे एकदम से आँख खुली। मैंने कहा, मोरे सर मेरे ऊपर क्यों बैठे हो? मैं तो डाइविंग कर रहा था। अरे, और उस दिन फिर हमने सभी ने लड्डू बांटे उस दिन की। एक बच गया भाई, बच गया। भगवान को आप चाहिए थे इस दुनिया में कि देश की सेवा करो, और भगवान ने बोला नहीं, अभी भी ज़रूरत है आपकी, यहाँ से आप लौट नहीं सकते। मैं देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ देश सेवा के लिए, चाहे कोई भी काम है। मैं पीछे आज भी नहीं हटता हूँ और आगे भी नहीं हटूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए मेरी जो माँ है जन्म देने वाली, उससे ज़्यादा मेरी मातृभूमि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं कहता हूँ हर सैनिक के लिए वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मातृभूमि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। माँ जन्म देने वाली है, लेकिन पालने पोसने और हमको ग्रो करने और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स आने वाली हैं, उसकी धरोहर कौन है? मातृभूमि ही। तो हमारी मातृभूमि जो भारत है वो हमारे लिए धरोहर है, और सैनिकों के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं एक बार को माँ को साइड करके मातृभूमि को ही चुनूंगा। मैं कभी अपनी माँ को नहीं चुनूंगा। सेवा के लिए अगर चुनूंगा तो मैं अपनी मातृभूमि को, क्योंकि उससे बड़ी सेवा मैं कुछ मानता नहीं हूँ। एक सैनिक के लिए उससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। वो अपनी मातृभूमि के लिए जितना हो सके उतना कर दे। तो आपने सर बात की कि अंडर वाटर जाके मिशंस करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब कितने फुट? मैं 75 मीटर क्वालिफाइड हूँ डीप सी। ओके। 75 मीटर मेरा क्वालिफिकेशन है। ओके। तो उसके भी अलग अलग टेस्ट होते हैं? अलग अलग सारे कोर्सेज होते हैं सब। उसके ऊपर भी सैचुरेशन डाइविंग आती है, जो 200, 250, 300 मीटर तक जाते हैं हम लोग। उसके लिए प्रोसीजर्स अलग हैं सारे। उसमें आप नॉर्मल एयर के साथ में ब्रीथ कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर चाहिए। 75 मीटर से नीचे के लिए और नाइट्रो ऑक्सीजन जो हमारी नॉर्मल एयर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है। इसलिए फिर वहाँ से ऊपर की जो डेप्थ है उसके लिए फिर हीलियम को मिक्स किया जाता है। हीलियम ऑक्सीजन, बस 2 ही गैस होती हैं जिनसे आपका ब्रीदिंग पैटर्न चलता है फिर डाइविंग में। तो लाइक अगर पानी के नीचे आप ये ऐसे मशीन्स कर रहे हो तो गन्स काम करते हैं? गन्स, एक गन है जो काम करती है, अंडर वाटर राइफल ही है बस वो, और वो एक बार ही फायर हो सकती है, इसलिए नाइफ ज़्यादा काम करता है। ओके। तो वो जो नाइफ है, नाइफ ज़्यादा काम करता है, गन ज़्यादा काम नहीं करती है। अंडर वाटर आती हैं राइफल, लेकिन एक बार ही फायर हो सकती है वो। फिर आपको ऊपर लाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए उसको, फिर आपको फिर नीचे लेकर जाना पड़ेगा फायर करने के लिए। यस। बुलेट्स पास। और फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस भी तो कवर नहीं करती है वो गन, क्योंकि पानी खुद एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप फायर करोगे तो बुलेट भी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी, तो आप कुछ कवर ही नहीं कर सकते। प्लस पानी जो है आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा बुलेट को। वो आपको जो एम ले रहे हो उस एम पे कभी गोली आपकी लगेगी ही नहीं। सो लाइक आपने तो खुद को पहचाना तब कि जब आप जगह कि मोरे जी को आपने बोला,
तो ऐसे बहुत लोग आपके साथ में जो ट्रेनिंग में भी थे या फिर ट्रेनिंग के बाद भी होते हुए आप देखे हो? हाँ, कई लोगों को मैंने देखा खुद मेरे सामने। उसके बाद मैं एक कोर्स पे गया था जो जहाज़ था, जहाज़ की तरफ से 2 शॉर्ट ड्रॉप डली हुई थी, एक पोर्ट साइड, एक स्टार्बोर्ड साइड। तो हम पोर्ट साइड थे, वो स्टार्बोर्ड साइड थे। तो हम भी 2 थे और वो भी 2 थे। तो जब ऊपर आए तो उनमें से एक ही जिंदा था। और कई सारे केसेस हुए हैं वहाँ पर, मार्कोस में भी कई सारे केसेस हुए हैं। डिहाइड्रेशन से बहुत लोगों की डेथ होती है, ऑपरेशंस में भी कई लोगों की डेथ होती है, एक्सीडेंट में भी कई सारे लोगों की डेथ होती है। जहाँ पर सेफ्टी को दाव पर लगाकर हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पर भी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले साल में 2 बंदों की डेथ हुई है पैराशूट से जंप करने के बाद। तो ये एक रिस्की गेम है पूरा का पूरा मार्कोस बनना। एडवेंचर है, एडवेंचर मीन्स थ्रिल है, लेकिन आपको कभी भी छोटी सी माइनर मिस्टेक, हल्की सी भी आपके जीवन को समाप्त कर सकती है। जहाँ पर भी आपने सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब मेरी बात कहने का ये है, जहाँ पर भी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, वहीं पर आपके जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको अलर्ट हमेशा रहना पड़ेगा, चाहे कहीं भी जा रहे हो। इवन आप AK-47 भी चला रहे हो तो आपको वो गन जो है अलर्ट होकर ही चलानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कल चलाई थी, कल चल गई थी, बहुत बढ़िया है यार, फिर से कर लेते। नहीं, आपको उसके जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं आपको पूरे करने पड़ेंगे और पूरे करने चाहिए। किसी भी चीज़ को मैं कहूँगा कि किसी भी सैनिक को अपनी एंटायर सर्विस के अंदर किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ओके, लोग लेते हैं? हाँ, कई चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारी तो अभी मार्कोस में हो गई, चलो हाँ हो गए, हम तो पता नहीं क्या बन गए। जहाँ पर भी ऐसी थॉट प्रोसेस आई, वहाँ पर आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर आप मिस्टेक्स करोगे। मिस्टेक्स यहाँ पर रील में मिस्टेक्स चल जाती हैं क्योंकि हम उसको एडिट कर सकते हैं। रियल लाइफ में आपको कोई चांस नहीं है कि आपकी जो मिस्टेक है उसको दोबारा रिपीट किया जाए। मेरा एक बैचमेट था जिसको हमने खोया, सिर्फ एक माइनर मिस्टेक थी। गोली उसको यहाँ से घुसी AK-47 की और यहाँ से निकली, पूरा फाड़ दिया सब। एक माइनर मिस्टेक थी बस। क्या थी अगर आप बता सकते हो? एक्सरसाइज के लिए गए थे और इंस्ट्रक्टर ने, जो हमारे स्टाफ रहता है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि खाली कर। उसने लोड कर दी, खाली नहीं की। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि खाली करो वेपन को, और वो उस बंदे ने क्या किया, उसको लोड कर दिया और लोड करके उसको सेफ्टी कैच को ऑन छोड़ दिया। और जब गाड़ी से आ रहे थे बैठकर, उसको नींद आ गई और उसका जो हाथ था वो ट्रिगर पे चला गया, गन ऐसे रखी हुई थी, फायर हो गई। तो यहाँ से गोली यहाँ से घुसी और यहाँ से निकली पूरी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में डेथ हो। एक माइनर मिस्टेक मैंने बताया। जहाँ पर आपकी सेफ्टी जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वहाँ पर चांसेस हैं कि आपके किसी के भी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप नॉर्मल चीज़ के साथ में खेल नहीं रहे हो, आप वर्ल्ड के डेडलीस्ट वेपन्स के साथ में हो। आसान नहीं है। तो उसकी हर एक वेपन है, उसकी खुद की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वेपन लेकर चल रहे हो तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ही उठानी है। कहीं गलती से ट्रिगर ना दब जाए, कहीं गलत व्यक्ति को गोली ना लग जाए, कहीं वेपन मेरे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हर एक सैनिक को, अभी नहीं आगे भी। योर सेफ्टी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। बेटर बी सेफ देन सॉरी। बेटर चेक अगेन, दोबारा चेक कर लो क्या जा रहा है। एक लाइफ खोने से हम बच सकते हैं। ये आप बता रहे हो अभी इधर पॉडकास्ट में तो हमको सुनने को मिल रहा है, अभी आपने एक बोट का एक्सीडेंट देखा होगा। मार्कोस की बोट थी और मुंबई में जो कोलाइजन हुआ दोनों का, एक स्पीड बोट थी और एक फेरी थी, दोनों का कोलाइजन हुआ, दोनों कोलाइड हुए आपस में। और उसमें 3-4 लोग तो मार्कोस के थे, उनमें से 2 लोगों की, उसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 2 सिविलियन थे वो मर गए। एक अभी ICU में काफ़ी लंबे समय तक ICU में रहा, उसका वैसे टूट गया काफ़ी। और करीब 30-35 लोग वैसे मर गए सिविलियन। एक माइनर मिस्टेक थी, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ की और वो एक्सीडेंट हो गया। कभी हम बहुत ज़्यादा हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड। जहाँ पर आपने कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड ली, आप गए, यानी कि आपके साथ में कई और लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप सिविल एरियाज़ में घूम रहे हो, वेपन वगैरह और सारी चीज़ें लेकर चल रहे हो, इट्स बिकम ए रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अकेले नहीं हो, सिविलियंस भी हैं, हमारे सिटीजन्स भी हैं जो कि इनोसेंट हैं, उनका कोई गलती नहीं होता। एक छोटी सी गलती उनको भी ले डूबेगी और आपको भी। फिर आप कितनी भी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठा लो, कुछ भी कर लो, वो जिंदा नहीं आएंगे ना। जो मार्कोस है वो बंदा जिंदा नहीं है लौटेगा, या जिसको चोट लग गई है उसको रिकवर होने में कम से कम 5-6
5 से 6 साल चाहिए रिकवर होने में। आसान नहीं है किसी के कुछ टूटा फूटा है तो। और फिर जो जिन सिविलियंस की जान गई है, जिसका बेटा गया है, जिसकी बेटी गई है, जिसके माँ बाप गए हैं, वो वापस थोड़े आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा सेफ्टी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। हमको हमेशा अलर्ट मोड पर रहना है। जिंदगी जाने में तो 1 सेकंड लगती है, लेकिन बचाने में कितना देर लगता है। एग्जैक्टली अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं मेट्रो से आ रहा था, मैं मेट्रो से कोर्ट जा रहा था और एक बंदे को हार्ट अटैक आया। मैंने सेम टाइम उसको लिटाया और मैंने उसको CPR देना शुरू किया। वो उसकी जान बच गई। मेट्रो को तब तक रुकवा के रखा लोगों ने। उसके घर पे फ़ोन कर दिया गया फिर कि आप ऐसे ऐसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसे ऐसे हो गया। फिर मेट्रो स्टाफ आया और उसको फिर हॉस्पिटल उन्होंने भेजा। तो यहाँ पर एक सैनिक की जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। सर ये तो सैनिक की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता CPR देना हर एक किसी को आना चाहिए? क्योंकि ये तो क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ये आप अगर उधर पे आपने सेव की लाइफ, तो बहुत लोगों को नहीं आता होगा। नहीं आता था। नहीं तो वो आगे बढ़ते आते, बिल्कुल आते। तो इसके बारे में क्या कहना है? CPR देना तो हर मैंने बोला ना आपको, ये सब चीज़ें स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हेमलिक मैनोर आपके होना चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है, उसको कैसे आपको रोकना है, यानी कि फर्स्ट एड जो है हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हर एक स्कूल का ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टीचिंग द मैथ एंड साइंस, हमको ये भी करना चाहिए, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम समाज में कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं। अगर उसको CPR आता है या कुछ ब्लीडिंग रोकना आता है तो वो रोक पाएगा। अगर आता ही नहीं है तो खड़ा हुआ है बस, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ पैर वैसे कांप जाएंगे क्योंकि बंदा गिर गया खड़े खड़े। ये बंदा कोई भी हो सकता है। फिर CPR आता ही नहीं है, मोस्टली किसी को नहीं आता। हेमलिक मैन्योर नहीं आता किसी को खाते खाते अगर कुछ चीज़ अटक जाए हमारे विंड पाइप में, उसको कैसे निकालेंगे आप? विंड पाइप में से बहुत लोगों की जान चली जाती हाँ, है। यस, जाती है। बहुत लोग, वो तो बोल भी नहीं पाता। नहीं, सांस जा रही एक जन हुआ, मेरे रिलेटिव में एक जन के साथ हुआ सेम चीज़। हाँ, हम बचा सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप उसकी जान बचा सकते हो। सो सर कितना डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट तो होता ही है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कितना डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ पार करके अपना नाम वहाँ पे दर्ज करवाना एक मेहनत के बलबूते से? थोड़ा बताइए। मैं इधर पे इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आप बताइए। मैं पहला ऐसा सैनिक हूँ देश में जिसने गन शॉट होने के बाद में, डिसेबल होने के बाद में मैराथन दौड़ कर दिखाई। आज देश में जितनी भी सेना में मैराथन्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ वन पर्सन। अच्छा। कि गोली लगने के बाद, लंग्स फटने के बाद, कैटेगराइज होने के बाद में वो व्यक्ति 42 किलोमीटर दौड़ा। अब आप देखोगे मैराथन का इतिहास देखोगे तो जो फर्स्ट बंदा था वो भी एक सोल्जर था, वो भी एक मैसेंजर था कि वो मैराथन गांव से भागा 42.195 किलोमीटर और राजमहल में जाके उसने सूचना दी, अपने राज्य में जाके बताया कि हम जीत गए। लेकिन वो बंदा लंग्स फटने की वजह से मर गया था। ये बात है 2500 साल पुरानी। और 2500 साल बाद भारत में मैं कहूँ कि एक ऐसा व्यक्ति, ईश्वर की कृपा से मैं हूँ बचा। आज मैं लंग्स फटने के बाद भी एक लंग्स से मैं 42.195 किलोमीटर दौड़ता हूँ। और मैंने दिल्ली से मुंबई 1420 किलोमीटर मैंने 15 दिन में पूरा किया है। और आयरन मैन मैं अब तक 4 बार कर चुका हूँ। 4 कॉन्टिनेंट, 4 आयरन मैन मैंने किए हैं। तो सर मैं इस वेपन वाली बात पे आऊँगा, लेकिन आपने बोला आपके लंग्स डैमेज होने के बाद भी आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप नाम दर्ज करवाए। लेकिन ये जो किस्सा है ये 26/11 की है, तो आपका रोल क्या है 26/11 में? आपका रोल क्या था, थोड़ा बताइए। 26/11 जब हुआ तो मैं यूनिट में ही था। ओके। और मैं सेकंड टीम में मैं था जाने में। तो हम ताज में हम गए थे रेस्क्यू के लिए और वहाँ पर मेरा एनकाउंटर 4 टेररिस्ट के साथ में हुआ, एक अंधेरे कमरे में। ओके, शुरुआत से बताइए कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप पहले एंट्री लेते हो अपने टीम के साथ, और आपके टीम में कितने, आपको किससे फ़ोन आया पहले, कैसे आप गए? नहीं, मैं तो ड्यूटी पे गया था। ओके। मेरी ड्यूटी थी 12 बजे से 26 तारीख को। 26 तारीख को ही तो मैं ड्यूटी पर गया था। मैं तो वहाँ पर जाके, मैं टीवी चल रहा तो वहाँ जाके मैंने देखा जो ऑफिसर ऑफ द डे थे वो मेरे साथ में कश्मीर में थे, साथ में हम लोग थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि रेवतिया मुंबई में ऐसे टेररिस्ट अटैक हुआ है और हमारी 2 टीम जा चुकी हैं, जो कि एक टीम ट्राइडेंट में काम कर रही है और एक ताज में गई है। अब दूसरी टीम जाएंगे, फटाफट आप लोगों को बुला लो, जो भी हैं, जो भी फैमिली वाले हैं उनको बुला लो और
आप भी चले जाओ, आर्मरी जाओ और वेपन ड्रॉ करो अपने। तो फिर मैं गया, वेपन ड्रॉ किए, लोगों को, जितने लोगों को फ़ोन कर सकता था उतने लोगों को फ़ोन किया, गाड़ियाँ भेजी उनके घर तक। फिर एक टीम, 2 टीम बनी फिर हमारी। 2 टीम में से मैं सबसे आगे चलने वाला मैं था। तो एक टीम में कितने लोग थे? करीब 8, उतने ही बच पाए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग मुंबई पहुँचे बोट टग से। टग था, स्पीड बोट थी नहीं, अभी आई है स्पीड बोट वगैरह, तो तब तो कुछ था ही नहीं। तो टग से हम लोग फिर मुंबई गए, वहाँ पहुँचे हार्बर में। हार्बर से फिर हम लोगों को CCDT जो डाइविंग टीम है वहाँ से गाड़ी मिली, उस गाड़ी में बैठकर फिर हम ताज तक गए। फिर हम उतर के फिर मेन डोर से जो लॉबी है, लॉबी में हमने एंट्री की। वहाँ पर हम लोगों ने पूरी पोजीशन वगैरह जो थी वो कवर की। मुंबई पुलिस पहले से वहाँ पर कवर ले रखी थी, फिर हमने जाके पूरा संभाला। हमारी एक टीम पहले से ही काम कर रही थी, जो रेस्क्यू का काम था संभाल रखा था उन्होंने। उसके बाद फिर हमारी टीम में से अलग अलग जगह पर जा जाकर लोगों की रेस्क्यू हम लोगों ने वहाँ पर किया। तो ये रात को ही सब चल रहा है। ओके। पूरा रात को पूरा का पूरा होटल जो था वो खाली हो गया था। जो था। कुछ एक गेस्ट थे जो उन्होंने अपना रूम लॉक कर लिया था। गौतम अदानी भी थे। गौतम अदानी तो जिस रूम में मेरी फायरिंग हुई उसके बराबर वाला जो एडजॉइंट हॉल था, चैम्बर हॉल, उसमें थे। उनके मित्र भी थे, जो दुबई पोर्ट के CEO जो उनके मित्र थे वो भी थे। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स थे, बॉलीवुड की कुछ एक हस्तियां थीं, 3 शादी के गेस्ट थे। तो सारा का सारा 185 लोगों के आसपास में थे वहाँ पर। तो ये जो प्लान किया गया पहले से ही बहुत प्लान किया? नहीं, ये तो अनप्लान था पूरा का पूरा। ये क्या हुआ कि उनमें से एक जो MP हैं, वो केरल के MP हैं, उन्होंने, उनके पास में एक पत्रकार का फ़ोन आ गया और वो उस पत्रकार ने उस जो बात चल रही है, उनकी कन्वर्सेशन जो चल रहा है, उसको लाइव कर दिया। तो उनके जो हैंडलर थे उन्होंने वहाँ पर कराची में उसको सुना और इनको उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन पे फ़ोन किया कि इस तरह से 100-150 लोग एक जगह पर फंसे हुए, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। ओके, हॉस्टेज बनाने का इनका प्लान था। अब बना प्लान ये रात। तब ये प्लान बना उनका हॉस्टेज। तो ओल्ड बिल्डिंग को पूरा जलाकर, जब उनसे डोम नहीं गिरा, क्योंकि उनका प्लान था पूरे भारत की नाक को काटना। और नाक कैसे कटे? नाक कटेगी ताज का डोम गिरने से। अगर डोम गिरता तो नाक ऑटोमेटिकली कट चुकी थी। जैसे कि किसकी नाक कटी? अमेरिका की नाक कैसे कटी? जब उनके ट्विन टावर को गिराया गया। तो ऐसे ही मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई की नाक क्या है? वो है ताज होटल का डोम। अगर वो गिरता तो टाटा ग्रुप की नाक कटती। टाटा ग्रुप की नाक कटने का मतलब है कि देश में जो स्पेशल फोर्सेज है उनकी नाक कटी, देश की सेना की नाक कटी, देश की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसकी नाक कटी, और हम कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते अगर वो डोम गिर जाता तो मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा रही कि वो डोम को गिरा नहीं पाए। उनका प्लान वही था, सबको मार के आग जलाकर और डोम को गिराना। ताज का डोम देखा है आपने? वो डोम ही उनका मेन एम बन चुका था। फिर वो गिरा नहीं पाए उसको। कोशिश की उन्होंने पूरी, वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। उनका जो लगाया था ना, उन्होंने चार्ज लगाया था, चार्ज वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। इस वजह से वो नहीं गिर पाया, क्योंकि दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं ताज होटल की, ओल्ड हेरिटेज विंग की, एक महल है वो तरह से। वो उसको गिरा नहीं पाए। तो फिर तब तक उनका वहाँ से सैटेलाइट फ़ोन आ गया, तो उन्होंने उसको फिर चेंज करके बोला उस काम को बाद में करो, पहले हॉस्टेज बनाओ। हॉस्टेज बना लोगे तो तुम अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हो, फिर हम डिमांड यहाँ से बताएंगे। तो गौतम अडानी जी और ये सब चीज़ें सब एक साथ ही हॉस्टेज बन जाते। अगर मान लो दुबई पोर्ट के CEO आज बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, अगर उनको हॉस्टेज बना लिया जाए तो दुबई गवर्नमेंट झुकेगी कि नहीं झुकती? सऊदी अरेबिया है, सब है, सब झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? सब झुकेंगे। और आपका वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन अडानी जी उस समय पे भी थे। अगर वो उसकी जान फंसी हुई है कहीं पर तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? जब गवर्नमेंट कंधार जो हाईजैक हुआ था, उन लोगों के लिए झुक गई जिनमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे, उतने ज़्यादा साधारण लोग थे, उतने ज़्यादा डिग्निटरीज नहीं थी, देश के नागरिक थे उस ज़्यादातर। तो उनके लिए सरकार ने टेररिस्ट को छोड़ा था। तो ये तो बड़ी डिग्निटरीज थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बिजनेसमैन थे, तो उनके लिए झुक जाना था। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। ईश्वर ने उस समय पर मुझे वहाँ पर भेजा, तो वहाँ पर मैंने अपना पूरा जो रोल था मैंने वहाँ पर अदा किया। आप तो पॉइंट मैन थे शायद? जी। और फिर मैंने जहाँ पे दूसरे पॉडकास्ट में देखा कि वो जो नॉक था वो नहीं खुल रहा था खिड़की के या दरवाजे के, तो आपने एंट्री लिया, फिर क्या कैसे हुआ? नहीं, जब हम वहाँ पे 2nd फ्लोर पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक दरवाज़ा है, दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तब तक उधर से मुझे कुछ साउथ अफ्रीकन्स थे, वो मुझे दिखाई दिए, तो मैंने दरवाजे को नॉक किया, क्योंकि आधा शीशा लगा हुआ था, आधा वैसा था, वुडन का था।
तो फिर मैंने उनको अपना आई कार्ड दिखाया और बोला कि यहाँ पे आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं यहाँ पर आपको। तो उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो भी दरवाज़ा नहीं खोल पाए। फिर वो अंदर चैम्बर हॉल के अंदर चले गए। फिर हम लोग थोड़ा पीछे आए तो एक और दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हमारे जो टीम इंचार्ज थे उन्होंने फिर कहा कि तेवतिया अंदर एक बार चलो देखते हैं इसमें भी। तो मैं अंदर गया हूँ तो अंदर अंधेरा था। तो उन्होंने बोला रुको, मैं और आधी टीम थी हमारी, 4 ही लोग थे, तो 4 लोग और लेकर आता हूँ फिर एंट्री करेंगे। तो आए तो फिर मुझे शोल्डर पर टैप किया, तब मैंने फिर रूम के अंदर एंट्री ली। उसके बाद ही सारा कुछ जो गेम था पूरा तब हुआ पूरा। तो मैं 8 से 10 कदम अंदर गया तो मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई थी। जैसे मुझे आवाज़ सुनाई थी तो मुझे कंफर्म हो गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर 4 टेररिस्ट उसी जगह पर थे, एक ही लोकेशन पे थे। तो मैंने अपनी पोजीशन ली और मैंने वेपन उनकी तरफ कर दिया, ट्रिगर कर दिया और ट्रिगर पे उंगली रख ली और वेपन को उनकी तरफ पूरा एम कर दिया। मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, वो पहले से ही अंधेरे में है तो उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सैचुरेट नहीं हुआ हूँ उस रूम में। तो फिर जाके उन्होंने, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सैचुरेट हो जाऊँ जल्दी से जल्दी, तब तक उन्होंने मेरे ऊपर फायर कर दिया। तो पहली गोली मेरे कान को फाड़ते हुए निकल के चली गई पूरी, और मैंने भी 3-4 गोलियाँ मेरे हाथ से फायर हुई ट्रिगर पे। फिर मैं गिर गया, मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद जब गर्दन के पास से ब्लड, गरम गरम ब्लड और जलन हुई, तब मुझे एकदम से होश आया कि मैं ज़िंदा हूँ। पेन था बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल का पेन था। तो जो कारपेट था, कारपेट में पूरी उंगलियां डाल दी ताकि मैं कोई साउंड ना बना सकूं। साउंड करूंगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि ये बंदा इंजर्ड हो चुका है। ओके। तो मैंने कोई साउंड किया ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहा, ऐसे दबा के ना, उस जो पेन था उसको मैं पास करता रहा। और फिर इधर उधर देखा तो पता चला जो मेरा बड्डी था, जो मेरे पीछे, तो मेरे जो टीम इंचार्ज थे मेरे बड्डी थे, वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। तो मैं अब छोड़ के चला गया? छोड़ के चले गए। लेकिन ट्रेनिंग में तो सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन आप Exactly. बॉडी के साथ रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही। अगर मैं कहूँ कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप कबड्डी का हौसला कैसा रहा। अच्छा। उनका हौसला शायद टूट गया हो, उनको कुछ और प्लानिंग करनी हो, तो वो निकल गए, मैं फंसा रह गया। तो अब तो फाइट मेरी अकेले की है। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, वेपन को थाई पे लिया और देखा कवर करने के लिए कौन सी जगह है। तो फिर मैंने अपने आप को कवर किया सोफ़े के पीछे, दीवार के सोफ़े के बीच में जगह थी, वहाँ पर कवर किया। और फिर मैंने वहाँ पर फिर से दोबारा मैंने उनको इंगेज करना शुरू किया। दोबारा फायरिंग शुरू की। तो मैं तो सिंगल में फायर करता था, वो मेरे पर पूरा बर्स्ट में फायरिंग करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी देर तक। फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मैंने पिन खींची और मैंने उनकी तरफ फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इनको मैं ऐसे मार नहीं सकता। अब यहाँ पर मुझे मेरा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकता अब, क्योंकि टीम में से कोई आ नहीं रहा अंदर। कम्युनिकेशन सेट मेरे पास है नहीं, हेलमेट मेरे पास है नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहना हुआ वो AK-47 की गोली रोक नहीं सकती। तो मैं करूँगा क्या? तब मैंने फिर ये सब कुछ जानकर मैंने फिर ग्रेनेड फेंका कि चलो हे ईश्वर, अगर मेरे मरने से अगर मेरा देश बचता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे मरने से, मेरी शहादत होने से अगर ताज होटल बचता है, या मेरे देश की नाक बचती है, या इतने लोगों की जान बचती है, तो उसमें मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। तब मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका और मैंने 10 काउंट किए, लेकिन 10 काउंट के बाद भी ग्रेनेड नहीं फटा। मैं एक बार यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दीवार के ऊपर जंप कर रहा था, तो भागा एक गार्ड आया। गार्ड कितना एजुकेट होता है। गार्ड आया और मुझे डांटने लगा कि सर क्या कर रहे हो, दीवार गिर जाएगी, सरकारी है। सरकारी दीवार है, अगर आप उसके ऊपर जंप करोगे दीवार गिर जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मटेरियल लगाया ही नहीं है, घोटाले हुए हैं। आज कुछ भी चीज़ सरकारी आ गई है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सबकी जो दृष्टि है वो ये होती है कि इस चीज़ परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ सरकार बना रही है तो उसके ऊपर सबको डाउट होने लगता है आजकल कि इसमें पक्का घोटाला हुआ है, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, मैं इस बारे में मोदी गवर्नमेंट की बड़ी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बेहतरीन चल रही हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रस्ट है जो बन रहा है, ये बरकरार रहे। कि जैसे ब्रिटिश इरा में सिस्टम था कि सरकारी बिल्डिंग बनी है तो इसका मतलब यह है कि वो 100 साल से पहले गिरेगी नहीं। कोई ब्रिज बन रहा है वो 100 साल से पहले गिरेगा नहीं। तो आज ये मोदी सरकार की जो भूमिका है, मैं इसकी बड़ी तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने जो भी रोड बनाई हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं,
काबिल तारीफ है ना। काबिल तारीफ है। मैं कहूँगा कि और बेहतरीन करने की ज़रूरत है, और बेहतरीन अभी भी प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्कोप ऑफ हाँ, प्रोग्रेस का तो चांस हमेशा रहता ही, बना ही रहता है। तो सर ग्रेनेड नहीं फटा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तब तक मेरी टीम वालों ने सोचा कि तेवतिया तो मर गया है, तो उन्होंने मेरे ऊपर रूम के अंदर, तो मेरी जो टीम थी उन्होंने रूम के अंदर जो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो लॉब किया। वो जो टीयर गैस का जो ग्रेनेड लॉब किया वो मेरे ही पास आके एक्सप्लोड हुआ। तो सबसे पहले मुझे उसमें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन कट ऑफ होने लगा, आंखों से पानी जाने लगा, खांसी आई। जैसे ही मैं खांसा हूँ तो उन्होंने सेम टाइम फिर मेरे ऊपर बर्स्ट में फायरिंग की। तो मैं तो समझ चुका था, सोच चुका था कि अब यहाँ से ज़िंदा बच ही नहीं सकते, कोई चांसेस ही नहीं है ज़िंदा बचने के। फिर मेरे पास दो ही रास्ते थे मरने के, कि कैसे मरना है ये डिसाइड करना है। तो मैंने एक सैनिक की जो मौत है वो चुनी। फिर मैंने कि मैं आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ूंगा। और फिर मैंने वेपन को हिप पे लिया और मैंने उसमें टेररिस्ट के ऊपर मैंने उसमें फायरिंग की। तो उनमें एक टेररिस्ट, मेरी जो गोलियां चली हैं उसमें एक टेररिस्ट मारा गया। तब तक मुझे और 3 गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली छाती के आर पार निकली, पूरा लंग्स पूरा डैमेज हो गया। बॉडी थोड़ी मोशन में थी तो मैं दरवाजे तक पहुंच पाया। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, फिर एकदम से बॉडी ना ट्विस्ट होनी शुरू हुई। और फिर जो मेरे हाथ में गन थी AK, वो उस पर ट्रिगर प्रेस हुआ तो वहाँ पर नीचे जो एलवे है वहाँ पर एक गोली चली, जिसका निशान आज भी ताज में अवेलेबल है। इतना मुझे याद है। उसके बाद फिर जब मुझे लोग निकाल रहे थे लॉबी से नीचे, तब कैमरामैन्स के जो फ्लैश लाइट थी वो मेरी आंखों पे पड़नी शुरू हुई। तो मैंने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, राइट वन जिसमें मेरा हथियार था। मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन हाथ उठा ही नहीं पा रहा हूँ। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तब तक मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया। फिर हमारे एक कलीग थे तो वो मुझे कहते रहे, तेवतिया ब्रीथ लेते रहो, तेवतिया ब्रीथ लेते रहो। तो मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, अब ब्रीथ वापस आ ही नहीं रही है, तो कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं किसी भी तरह से। याद है मुझे सब चीज़, कैसे कैसे वो बोल रहे हैं, मैं डीप ब्रीथ कर रहा हूँ लेकिन सांस वापस ही नहीं आ रही है, तो बॉडी कंफर्टेबल नहीं है। तब तक फिर मुझे वो हॉस्पिटल में लेकर गए, नीचे डिस्पेंसरी में लिटाया। तो वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट थे, वो मुझे बार बार पूछ रहे नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। तो फिर मैंने उनको जब होता है ना लास्ट वर्ड्स टाइप के, तो मैंने कहा कि तेवतिया। अच्छा ठीक 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 ठीक। फिर एक शब्द और मैंने बोला कि अब जान छूटी जाती है, अब बस का नहीं है, इतना ही होल्ड कर सकता हूँ लाइफ को मैं। तब मैंने फिर कहा कि मैं मर रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे जब शाम को होश आया तो मैं ICU में हूँ। और कितने दिन तक ये सब? 19 दिन तक मैं ICU में रहा। हर रोज़ यही लगता था कि अब डेथ आने वाली है, डेथ आने वाली है। मेरे भाई थे, मेरे पास पहुँच गए, वो भी छुट्टी आए हुए थे, वो भी जाट रेजिमेंट में थे। तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे, घर की बातें बताते थे, फ़ौज की अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बताते थे। फिर कहते थे बहुत कुछ करना है तुझे, ये है। एक पॉजिटिविटी आती है जब आप ऐसी जगह पर रहते हो। तो मैं कहूँगा कि मेरा भाई एक दूत बनकर उस समय पे मेरे पास में रहे। यूनिट से कोई नहीं आया था मेरे पास में कुछ खास, मेरे पास कोई यूनिट का बंदा नहीं, कोई नहीं रुकता, गवर्नमेंट से कोई नहीं रुकता था। आते थे, देखते थे, नहीं चले जाते। लेकिन आप तो मार्कोस कमांडो थे, लेकिन उनका तो फ़र्ज़ बनता था। मैं दूसरे का फ़र्ज़ कैसे बताऊं किसी को कि उसको क्या करना है? मैं अपना जानता हूं, मैं दूसरे का कैसे बताऊं? मैं अपनी जानता हूं। मेरा भाई था तो जब तक मैं ICU में रहा तब तक वो मेरे पास में रहे, और जैसे फिर मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ तो वो भी चले गए, फिर मैं अकेला ही रहा। तो ये ज़िंदगी अकेले की ही है। आज मैं यहाँ तक भी अगर मैं सफ़र करके आया हूँ तो सब वो भी अलोन है पूरा का पूरा। तो आप जब हॉस्पिटल में थे इतने दिन के संघर्ष के बाद, तो मतलब एक भी चिट्ठी, एक भी मैसेज, कुछ भी नहीं? मेरा CO तक मुझसे मिलने नहीं आया, और किसकी बात करें? CO तो यूनिट का बाप होता है ना, CO को तो यूनिट का बाप मानते हैं, वही मिलने नहीं आया। कुछ उन्होंने बताया? फिर कौन बताएगा किसी को? यहाँ पे किसी को एक्सप्लेनेशन देनी नहीं है। नहीं आया। हु द हेल आई एम टू आस्क एनी क्वेश्चन। एक सिपाही किसी से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा? मैं अपने बाप से तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि पापा तुम क्यों नहीं आए, सब आए, बट यू कैन नॉट आस्क योर CO आप क्यों नहीं आए। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी आप तय नहीं कर सकते। अपने बाप की अकाउंटेबिलिटी आप चेक कर सकते हो, बट अपने यूनिट के CO है, यूनिट के अधिकारी हैं, यूनिट के साथी हैं, उनके ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। दे आर डूइंग देयर जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब। नो कॉमरेडशिप, नो नथिंग, सब दिखावा लगता है। NSG वाले थे वहाँ पर, NSG वाले जो मेरे साथ में थे वहाँ पर, उनके साथ में थे लोग,
मैं अकेला था। आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, उसके बाद आप घर गए? घर गए, हाँ। ओके, कहीं पे मैंने सुना था आप ट्रेन से भी जब जा रहा। तो डेड बॉडी के लिए होता है ना प्लेन, तो सैनिक की डेड बॉडी जाएगी तो प्लेन जाएगा, प्लेन से चली जाएगी, लेकिन अगर जिंदा बच गया तो हु केयर अबाउट हिम। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए हमको। मैंने तो अपनी आंखों से क्या सब कुछ मैंने खुद ही किया है, सब कुछ पता है मुझे, कौन क्या करता है, कैसे करता है। आज आप देखोगे तो कोई केयर करने वाला नहीं है इस देश में, सैनिक की कोई पॉलिसी नहीं है। अब मैं कुछ दिन पहले अपने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में गया, 16 साल बाद भी उस बोर्ड पर मेरा नाम नहीं है, अभी भी नहीं? अभी भी नहीं है। और वहाँ की हालत देखोगे तो देखो, अरे क्या 5 स्टार सब कुछ है, नलके में से पानी गंगा की तरह बह रहा है, टॉयलेट है तो लगेगा आपको पता नहीं कहाँ आगे हो, उसकी साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी, बदबू। एक सैनिक कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ऑफिस नहीं है ठीक से बैठने के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। कहाँ से बजट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालत है इस देश के अंदर। कोई सैनिक के घर आया है क्या, सैनिक को बुलाया है क्या कहीं? वैसे कहेंगे कि आप रियल हीरो हैं, लेकिन पूछ तो आप तो रियल वालों को रहे। वैसे आप कहोगे कि आप रियल हीरो हैं, लेकिन आपके पास जो लिस्ट है विजिटर्स की वो रियल वालों की है, पॉडकास्टर्स की है, यूट्यूबर्स की है, सोल्जर्स की कहाँ है जो अपना खून देकर आपको कुर्सी पर बिठाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हर किसी की कुर्सी पर मेरा खून लगा हुआ है, क्योंकि आई ब्लीड फॉर द नेशन। और नेशन उस खून से ही आगे बढ़ रहा है, आपके रील से आगे नहीं बढ़ रहा। रील से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो रियल सोल्जर्स हैं वो जो अपना खून बहा रहे हैं उससे देश आगे बढ़ रहा है भाई। बिल्कुल। तो उनकी वैल्यू कौन करेगा जब वैल्यू नहीं है? मैं एक सैनिक हूँ, मैंने इतना किया है देश के लिए, आज भी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है कि मैं देश के लिए मना करूँ, मातृभूमि के लिए मना करूँ। मैं खुला हुआ हूँ, आज भी आओ, आज भी आप बोलो जाके लाहौर में इस बंदे को जाकर मारना है, मैं काम करके आ जाऊँगा। अपना कराची में जाना है, इसको ठोकना है, मैं अपनी टीम के साथ में जाकर ठोक कर आ सकता हूँ। इस्लामाबाद में ये करके आना, ये करके आ सकता हूँ मैं आज भी, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैल्यू, इस देश में टेररिस्ट की वैल्यू ज़्यादा है भाई। 55 करोड़ रुपये खर्च हुए कसाब के ऊपर, जो कि मैं कहूँ कि क्या है कसाब, एक पपेट था, एक सोल्जर भी नहीं था, वो तो पपेट था। ना नॉलेज है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है। और आपने उसको 4 साल दामाद बनाकर बिरयानी खिलाई इस देश ने उसको, और 55 करोड़ रुपए खर्च किए, 2.5 करोड़ का तो उसका बुलेट प्रूफ रूम बना। और हमारे लिए देश की सरकारों के पास में ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं था। मैंने अपना ट्रीटमेंट भी टाटा ट्रस्ट की तरफ से करवाया है। टाटा ट्रस्ट ने जी, मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने कराया बाद में। मैं तो मर ही जाता, उसके बाद मेरे इन्फेक्शन बहुत बढ़ गए, भागा मैं। मेरे तो प्रोविडेंट फंड में उतना पैसा था ही नहीं कि मैं इतना खर्च कर पाऊँ, मुझे हेल्प लेनी थी। सर्विस में रहते हुए मैंने अपने ट्रीटमेंट कराए हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से, सर्विस में रहते हुए। तो ये किसके लिए गर्व की बात है? टाटा के लिए गर्व की बात है, या सेना के लिए गर्व की बात है, या सरकार के लिए गर्व की बात है, या मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया उस इन्फेक्शन से। मुझे लगा गया ये इन्फेक्शन थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेगा तो मैं गया। मेरा पिल्लो हमेशा ब्लड और पस में ही रहता था मेरा। तो उस दर्द को मेरा परिवार जानता है ना, और कोई नहीं जानता। उनके साथ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उनको ब्लड नहीं दिखता मेरा, उनको पस नहीं दिखता था, बट हु केयर। अगर मुझे कोई सपोर्ट मिलता, या मुझे कोई सांत्वना देता रहता है, मुझे कोई चलो मैं तुम्हारे ये करता तो मैं कभी अपनी जागृति कर ही नहीं पाता, मैं अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ही नहीं पाता, तो मैं सेल्फ बिल्ड बनता ही नहीं फिर कभी। आज भी देखता हूँ, आज एक आशाओं से देखता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ और करूँ, मैं अपने सैनिकों के लिए कुछ और करूँ। तब गिनता था कि कितने दिन और बचे हुए, मेरे हाथ कब खुलेंगे, कब मेरे पैर की बेड़ियाँ टूटेंगी। जैसे अभी अमेरिका से आए ना, पैर में बेड़ियाँ हैं, कुछ नहीं कर सकते, हाथ में बेड़ियाँ हैं, कुछ नहीं कर सकते, मुंह पे टेप और लगा दो, तो वो सैनिक है। सैनिक के पास खुद का कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आपने भी एक पॉडकास्ट में मैं देख रहा था, एक कर्नल साहब है, वो बोले मैं सीओ बना अपनी पैरा स्पेशल फोर्सेस का, तो जब तक मैं सीओ रहा तब तक मैंने अपने जो सब थे उनको शादी के लिए मैंने रोक दिया, कोई शादी नहीं करेगा, ये मैंने ऑर्डर पास कर दिया। Who the hell you are? Who the hell you are? You are above the constitution? You are above the nation? Who the hell you are? तुम देश के कानून से ऊपर हो, देश के संविधान से ऊपर हो, क्या एक सीओ बन गए तुम? हो क्या तुम? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दोगे तुम अपनी यूनिट में रहकर, 4 दीवारी में रहकर? नहीं, इट शुड नॉट बी डन। आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को सीज कर ही नहीं सकते, और ना ही करना चाहिए। अगर देश के संविधान ने एक व्यक्ति को 21 साल में शादी के लिए बोला हुआ कि शादी लीगली कर सकते हो, तो इसका मतलब तुम कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, मैं यूनिट का सीईओ हूं। Who the hell you are? इसका मतलब क्या है? तुम हो क्या? फिर क्या हो? तुम डिक्टेटर हो या फिर लीडर हो? भाई तुम्हें नहीं करनी मत करो, भाई बाकी भी तो है, बाकी को
अपने जनरेशन्स आगे लानी है, बाकी के अपने फैमिली प्लानिंग्स हैं। अगर वो बंदा 12 महीने में आपकी यूनिट में है तो 2 महीने उसकी छुट्टियां बचती हैं भाई। 2 महीने सरकारी छुट्टियां हैं उसकी बनती हैं, तो उन छुट्टियों में वो क्या कर रहा है, घर पे शादी कर रहा है या क्या कर रहा है, तो यू शुड नॉट स्टॉप हिम। तभी आज देश में देखोगे आप सुसाइड रेट कितने बड़े हैं सैनिकों के, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, अभी और इंक्रीज़ होंगे जब से आपने अग्निवीर गए हैं। बहुत कमज़ोर हैं अंदर से। ये सुन के मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब Increase जो हो रहे हैं। सैनिक हमारे लिए रक्षा करते हैं Exactly. ताकि हम अच्छी तरह से सो पाए, वही इतना सुसाइड। और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है ना भाई। देखो ऐसा नहीं है कुछ बना रहे हो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम तोप बना रहे हो, ऐसा नहीं है तुम मिसाइल बना रहे हो, ऐसा नहीं है तुम गन बना रहे हो। अरे तुम कुछ प्रोडक्टिविटी भी तो कुछ जीरो है, कुछ कर भी तो नहीं रहे हो। कोई वॉर लड़ रहे हो, जीरो जी। कितने ऑपरेशन चल रहे हैं जी, मुश्किल से 8 से 10 जी। फिर क्या कर रहे हो जी, हम शादी करने से रोक रहे लोग। तुम क्या कर रहे हो जी, हम डिक्टेटर बन रहे हैं, हम फिर दुनिया को दिखा रहे हैं हम लीडर हैं। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप आई डोंट थिंक इट्स वर्क एंड दैट विल नॉट वर्क। यू शुड बी द ह्यूमन, यू शुड रेस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम दूसरे की ह्यूमैनिटी को समझेंगे नहीं, दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, मैं बॉस हूँ, मेरा कमान है, मेरा ऑर्डर है, तो दूसरे भी तो हैं भाई। मेरी यूनिट के एक बंदे ने सुसाइड किया ऐसे ही। ऐसे लोग ऐसे लोग बहुत होते हैं। फैमिली का प्रेशर है, किसी का प्रेशर इधर उधर, कई है, बहुत रीज़न होते हैं। वो सब कुछ हैंडल कर सकता है लेकिन वो कई सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, कमज़ोर हो जाता है वो। एक जगह पर आके वो दीवार में सर मारता रहता है, लेकिन दीवार को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है तुम्हारे सर को ही होता है। तभी तो मैंने कहा कि यहाँ पर सोल्जर्स के, इंडिया में सोल्जर्स के कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर एक सैनिक का खुद का जो फंडामेंटल राइट्स है वो होना चाहिए। उसको कुछ भी कहने की आज़ादी होनी चाहिए, कुछ भी लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कन्हैया यहाँ आकर खड़ा होकर देश के प्रति अपनी विरोध दिखा सकता है, देश को गाली दे सकता है, देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगा सकता है, तो सोल्जर को अपने दर्द बयां करने का मौका मिलना चाहिए। तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पेशल वेपन्स जो हम लोग बाहर से सप्लाई करते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी एक कंपनी यहाँ पे खुली है, और ज़्यादा मैं कहूँ कि 3 से 4 कंपनी और मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे लानी चाहिए अलग अलग वेपन्स की। स्पेशली इजराइल्स के जो वेपन्स हैं हम लोग ख़रीदते हैं। MP5 हम जर्मनी से ख़रीदते हैं। हमारे पास में इस तरह का कोई दूसरा वेपन नहीं है, उसका अल्टरनेट वेपन ही नहीं है MP5 का हमारे पास में। हमारे पास में स्नाइपर ख़रीदने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इंजन खरीदने का एक ऑप्शन है, दूसरा खुद बनाने का ऑप्शन नहीं है ही नहीं। वेपन खरीदो, बुलेट खरीदो, सब खरीदो। आज आपके देश का टैलेंट किसी और देश के लिए काम कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अमेरिकन कंपनी आती हैं, आपके ब्रेन को ड्रेन करके यहाँ से ले जाती हैं। आपका ब्रेन तो ड्रेन हो रखा है ना, पिछले 60-70 साल से देखो ना, आपका ब्रेन कहाँ है पूरे देश का, कहाँ है? अमेरिका में बैठा है? नहीं बैठा हुआ। जितने भी इंजीनियर्स हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जितने भी IT सेक्टर है किसके लिए काम कर रहा है? हमारे यूरोप्स के लिए। तो फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। बोला हम खरीद लेंगे। तो तुम्हें जो कोई सामान देगा वो कैसा सामान होगा? जो यूज़ कर चुका है तभी तो देगा। जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो तो तुम्हें कभी देगा नहीं। देगा? नहीं देगा। आज चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट हवा में कर दिया। हमारे पास तेजस की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, शॉर्टेज है पूरे वेपन हमारे पास फाइटर्स की। अगर मैं बात करूँ AK-47 सभी सैनिकों के पास होनी चाहिए, तो नहीं है पूरी, नहीं है पूरी। AK-47 हर किसी के पास नहीं है। फिर बुलेट्स भी चाहिए तो खरीदो, वो गए वेपन्स चाहिए तो खरीदो, जैकेट्स चाहिए तो खरीदो, हेलमेट चाहिए तो खरीदो, बाहर से खरीदो। इंडियन मेड तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। तो मैं कहूँगा कि कुछ मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, मेड इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट चला है, अभी उसमें और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, उसमें और पहिए लगाने की ज़रूरत है, और काम और होना चाहिए। स्पेशली डिफेंस सेक्टर में अब हम कहते हैं ब्रह्मोस को लेकर हम लोग हवा में उड़ते हैं, जबकि रशिया के पास उससे कई गुना स्पीड वाली पहले से ही है। तो हम रशिया से तो आगे निकले ही नहीं, अमेरिका से आगे तो हम निकले ही नहीं, चाइना से आगे तो हम निकले ही नहीं। चाइना के पास आज करीब करीब 160 प्लस सबमरीन है, हमारे पास कितनी है? अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की 52 सबमरीन मिसिंग है। कितनी? 52 सबमरीन मिसिंग हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और हमारे पास आज कितनी सबमरीन है? ज़्यादा से ज़्यादा 16, 17, 18, मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँ चलो 20 मान लेता हूँ, 20 से ज़्यादा नहीं है। उनमें से ऑपरेशनल कितनी है? उनमें अपग्रेडेड नहीं है वो,
पूरी की पूरी। जबकि अमेरिकन सबमरीन अब न्यूक सबमरीन है, न्यूक्लियर ड्राइव हैं पूरे, उनके एयरक्राफ्ट करियर न्यूक्लियर ड्राइव हैं। हमारे डीजल वाले हैं। जो विक्रमादित्य है और जो विक्रांत जो बना है, एक दिन में वो 2 करोड़ से ऊपर का तेल पी जाता है, 2 CR का एक दिन में, 24 आवर में 2 करोड़ का जब वो सेल करता है तो 2 करोड़ का करीब करीब तेल पी जाता है। और जो अमेरिका के पास में वो सब न्यूक्लियर ड्राइव हैं पूरे, 5-5 साल तक कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? मतलब ये तो सुनने से सर कुछ शॉकिंग फैक्ट्स है जो आप बता रहे हो अभी। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा क्या है उसमें। मैं अपने देश की सेना के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी सेना अपग्रेड हो, मैं चाहता हूँ और प्रोग्रेस करें हम, और मरीन्स बनाएं, ना कि नॉर्मल सोल्जर बनाएं हम। मैं नॉर्मल सोल्जर की बात ही नहीं करता। वी डोंट रिक्वायर नॉर्मल सोल्जर, वी वांट मरीन्स, मोर मरीन्स, एम्फीबियस टाइप, पानी में भी काम करे और लैंड पर भी काम करे, दोनों टाइप के चाहिए हमें एक टाइप का नहीं चाहिए। अभी एक टाइप का हो गया। अमेरिका क्यों आ गया? क्योंकि उसके मरीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास मरीन्स सबसे ज़्यादा, वो लैंड पे भी काम करते हैं, वाटर में भी काम करते हैं। हमारे पास वो है ही नहीं। वहाँ पे एक सोल्जर शिफ्ट कर सकता है, स्विच कर सकता है, कभी वो एयरफोर्स में भी जा सकता है, कभी वो अमेरिका फ़ौज में भी, नॉर्मल सेना में भी, अर्थ थल सेना में भी जा सकता है, और वो नेवी में भी स्विच कर सकता है अगर टेस्ट वगैरह दे के। यहाँ पर कोई है ही नहीं इस तरह का कुछ भी कि जो नेवी में है वो एयरफोर्स में नहीं जा सकता, एयरफोर्स में जो है वो आर्मी में नहीं जा सकता। स्विच ही नहीं कर सकते आप। वहाँ पे सेवा करते करते आप स्विच कर सकते हो, उसी रैंक पर दूसरी जगह पर टेस्ट दो, सारी चीज़ें दो, आप स्विच कर सकते हो। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सारी चीज़ करनी पड़ेगी, आप स्विच कर सकते हो, उनके कोर्सेज स्विच कर सकते हो, जा सकते हो। यहाँ पर नहीं है। तो बिकॉज दे बिलीव इन दैट कि मरीन्स जितने ज़्यादा हों, तो मरीन से वो नॉर्मल आर्मी में भी जा सकता है, जो नॉर्मल आर्मी वाला है वो मरीन्स में भी आ सकता है। यहाँ पर नहीं है वो सब चीज़ें। तो हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देश को सैनिकों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। देश के सैनिकों का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। उनको और मानसिक रूप से दृढ़ करने की ज़रूरत है हमारे सोल्जर्स को, शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी करना। और देश की सेना जितनी मजबूत होगी हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। देश में जितने सैनिकों का वैल्यू बढ़ेगा हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। आप देखोगे ना तो अमेरिका में स्पोर्ट्स की शुरुआत सेना से ही है। वहाँ पर सोल्जर ही होते थे पहले, वो नॉर्मल सोल्जर होगा तो ही वो स्पोर्ट्स खेलता था पूरा। यहाँ पे कितने सोल्जर हैं जो खेलने जाते हैं, ओलंपिक जाते हैं। वो पहले वो स्पोर्ट्स कोटा होता है, फिर उसको सेना में भर्ती कर लिया जाता है कि आ जाओ, वो एक नौकरी मिल गई उसको कहीं पे इंटरनेशनल खेल के, तब उसको सेना लेती है। उससे पहले वो नर्चर नहीं करती किसी को, नरिश नहीं करती किसी को। जो नेचुरल टैलेंट है, आ जाओ भैया तुम। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वी नीड टू वर्क, वी रिक्वायर्ड टू डू मैनी वर्क। तो सॉफ्ट एंड ह्यूमैनिटी जिसके अंदर हो, उस तरह के लोग हमें चाहिए, उस तरह के हमें अधिकारी चाहिए जहाँ पर दूसरे का दर्द समझे, वो दूसरे को और दर्द ना दे। सो आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली बोल देते हो, आउटस्पोकन हो मतलब, लेकिन कभी डर नहीं लगता कि क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, क्या लाइक अगर सही बोलते हो आपके इरादे से, तो लाइक कभी ऐसा? मैं अपने देश को बेहतर देखना चाहता हूँ, मैं अपने देश के सैनिकों को बेहतर देखना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड ऑन नहीं की है। जो उन्होंने मुझे बोला मैं उसको रिवील कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने उनको माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। मुझे कोई ग्रजेज नहीं है, मुझे कोई पेन नहीं है, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं कहता हूँ उन्होंने तो मेरे ऊपर एहसान किया मुझे जगा कर। दे यूज टू किक मी, ओके, दे यूज टू डिसरेस्पेक्ट मी। जैसे कि एक गैलेंट्री अवॉर्डी बंदा है आपके यूनिट में, आप उससे क्या काम दोगे? झाड़ू पोछे का काम दोगे? शौर्य चक्र आपको मिला? हाँ, आप उसको झाड़ू पोछे का काम दोगे? मुझे वही काम दिए गए। नहीं, झाड़ू पोछा नहीं कर सकते तो घास फाड़ो, तलवार ले लो, एक हाथ से नहीं कटते तो दूसरे हाथ से घास काटो। और बहुत कुछ बोला गया है मुझे, बहुत कुछ। मैं चुपचाप रहा, अपना काम करता रहा। मैं तो आज जनता के सामने अपनी चीज़ों को रख रहा हूँ। इवन एक किताब में तो मेरे बारे में ये लिखवाया कि मार्कोस को कंधे में गोली लगी। अच्छा, हाँ, लिखवाया, मुझे पता है किसने लिखवाया, सब पता है मुझे। जो ऑथर था उसने मुझे खुद बताया। तो मैंने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे? बोला मुझे पता ही नहीं था कि आप भी ऑपरेशन में हैं इस तरह से।
बताया नहीं कभी किसी को कि मैं ऑपरेशन में इस तरह से था। क्या छुपा रहे हो फिर? इवन किताब में भी गलत लिखवा रहे हो कि कंधे में गोली लगी, जबकि गोली तो छाती के आर पार निकली है, पूरा फेफड़ा फट गया है, सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, सारे मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अश्वनी में आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप किसको झूठ बोल रहे हो? ओके, लाइक यहाँ पे आपके लगी थी, चेस्ट के आर पार Chest पे हैं, आर पार। है। और क्यों झूठ बोलना? स्प्लिंटर्स 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा स्प्लिंटर अभी भी हैं चेस्ट में। हाँ, आप कभी एक्सरे करा लो, मेरा क्या जाता है? दूसरा, मैं क्यों डरूं किसी से? मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आप गलत तो प्रूव करो किसी चीज़ को। तो जब कोई चीज़ गलत ही नहीं है और उसको मेरी स्टोरी है, मैं अपनी स्टोरी जनता के सामने ला रहा हूँ, जनता को मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला ही नहीं, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। मैं सम्मान करता हूँ देश की सेना का, तीनों अध्यक्षों का, रक्षा मंत्री का, सबका मैं सम्मान करता हूँ। आज भी करता हूँ, कल भी करता था। पर रेस्पेक्ट हमेशा म्यूचुअल होती है, वन साइडेड नहीं होती। मुझे तो गर्व होता है जब 4 लोग, तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस जाते हैं और प्रधानमंत्री जी जाते हैं राष्ट्रीय स्मारक पर, सलूट मारते हैं, तो मैं भी फील करता हूँ कि ये सलूट मेरे लिए ही है। ये सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो है ही है, ये सलूट मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरा भी सेक्रीफाइस कम नहीं है। मैं तो मर ही चुका था, ईश्वर कृपा थी मैं बच गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। मैं तो उसी तरह से जीता हूँ। तो मैं फील करता हूँ कि यस, जो वो सलूट मारते हैं सब लोग, तो मैं भी उस सलूट को रिसीव करता हूँ घर पर बैठ के कि यस, जो सैनिक इस देश में सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सलूट मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। उसने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज़ होती है जीवन देना, सर्वोच्च बलिदान वो देने के लिए उतरा है ताकि ये देश खड़ा रहे। वो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा, वहाँ पर देश के लिए लड़ रहा है। शिकायत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कंप्लेंट बुक नहीं है, मेरे पास सॉल्यूशन बुक है। वो सॉल्यूशन बुक मैं साथ में लेकर चलता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे काम अच्छे नहीं हैं और अच्छे काम करने हैं मुझे। दैट मोटिवेट मी अ लॉट। कंप्लेंट नहीं है, बट द थिंग्स मोटिवेट मी कि मैं और बेहतर काम करूँ देश के लिए। जितना मेरे से हो सकता है अपनी पूरी क्षमताएं लगाकर देश के लिए काम करूँ। ज़रूर। और आपके जैसे बहुत ऐसे लोग हमें चाहिए कंट्री में, और आप तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतने कुछ आप, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता अपने सपने में भी, लाइक कोई इंसान जो इतनी गोलियां आर पार गए हैं, आफ्टर दैट ही रन्स, डॉक्टर टेल्स, द मेडिकल साइंस टेल्स दैट वो आप रेस्ट करो, आप चलने की हालत में भी नहीं होगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो फिर दौड़ता है एंड ही रन्स एंड वी कैन सी यू एज ए लाइव एग्जाम्पल। मैं कहूँगा कि दूसरा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है। इतिहास में पहले भी नहीं था ऐसा कोई सैनिक, और मुझे नहीं लगता आगे भी कोई होगा ऐसा, क्योंकि जिस दर्द और जिन चीज़ों से मैं निकला हूँ, शायद इंसान टूट जाता है, पूरा का पूरा बिखर जाता है, उसकी हर चीज़ जवाब दे जाती है, उसका मोटिवेशन कहीं और ही मिलता है। वो इतना डिमोटिवेट हो चुका होता है, उसके अंदर से जीने की चाह निकल जाती है। तो फिर जितना मैंने झेला है, कैसे इस चीज़ को? योग की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। अच्छा। मैं अभी भी 2-2 3-3 घंटे बैठकर अभी भी योग करता हूँ मैं, हर दिन, हर रोज़। ओके। योग की बहुत कृपा रही है। योग से ही मैं उठा हूँ। तो आसान नहीं है उन सब चीज़ों को रिकवर करना, अपने ऊपर विश्वास जताना आसान नहीं होता है। इतना होने के बाद में खुद के ऊपर विश्वास करना, प्लस फंडिंग बहुत बड़ा इशू है। पैसा बहुत बड़ी ताकत है, पैसे के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। योग से ठीक तो कर सकते हो, लेकिन आयरन मैन करने के लिए पैसा चाहिए, मैराथन दौड़ने के लिए पैसा चाहिए, जूते खरीदने के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हर 6 महीने जूते बदल जाते हैं, एक दो जूते रिजर्व में रहते हैं। कोई भी जूता 12-14 हज़ार से कम का नहीं आता। टेक्निकल वॉच चाहिए आपको, एक घड़ी देख सकते हो, टेक्निकल है, गार्मिन है, सब पैसे से आती हैं, फ्री में कुछ नहीं आता है। तो पैसे से भी आपकी पॉकेट मजबूत होनी चाहिए, मोटिवेशन के साथ साथ में मनी भी चाहिए। इतना आसान नहीं है। साइकिल की बात करें तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की साइकिल आती है। अच्छा। तो कौन खरीदेगा? वो तो पहले हो जाएगा। यस, आयरन मैन की जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 80,000 रुपये है। रहना, खाना, पीना, आना जाना सब अपना है, कोई और आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। तो सब कुछ आपको ही करना है, तो कहाँ से लाएगा? दूसरा तेवतिया कहाँ से आएगा?
प्रवीण तेवतिया एको अहम अस्ति न भूतो न भविष्यति। संभव ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही आपको नहीं मिलेगा जिसके छाती के आर पार गोली निकल गई हो, फेफड़ा फट गया हो और बंदा जिंदा खड़ा हो, वो नहीं मिलेगा आपको। मैं अकेला हूँ पूरे 4 बार टाइटल जीते हैं 4 बार आयरन मैन। आयरन मैन में क्या स्टेजेस होते हैं? 3.8 किलोमीटर स्विम ओपन सी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर रन। ब्रेक होते हैं? बैक टू बैक, नो ब्रेक। नो ब्रेक्स? नो ब्रेक, कंटिन्यू है, ओके। बैक टू बैक है, एक खत्म दूसरा, दूसरा खत्म तीसरा, एंड विद टाइम कट ऑफ। अच्छा, टाइम कट ऑफ है हर जगह। एलिमिनेटर? एलिमिनेट होने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि DNF भी जाते हैं बहुत लोग। ओके। डिड नॉट फिनिश, एक जगह पे आउट हो गए तो ख़त्म, आपको दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हो, एलिमिनेट बाहर ढक से। तो आपने इसके लिए प्रैक्टिस बहुत पहले बिल्कुल, से? बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैंने बताया ना कि आसान ही नहीं है भाई यहाँ पे ये चीज़ करना। डिफेंस का मैं ही अकेला हूँ जिसने 4 बार किया हुआ है, और कोई है भी नहीं। तभी तो मैंने कहा आपसे कि वैल्यू क्या है। ये कभी जो कि हम जो देख रहे हैं आपके यहाँ पे, आपने जो अर्न किया है गर्व की बात है सर हमारे लिए भी कि आप हमारे देश की तिरंगा लहराते हो, दूसरे कंट्रीज़ में जाके अभी इतना सम्मान मिल रहा है। मेरा प्यार है तिरंगा, ये मेरी मिट्टी, मेरी मातृभूमि ही मेरा प्यार है। इसी के लिए जिए हैं और इसी के लिए जीते रहेंगे। जब तक आखिरी सांस रहेगी अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने नागरिकों के लिए काम करेंगे, चाहे वो मुझे कितनी भी गाली देते रहें। अपनी सेना के लिए काम करेंगे, वो मुझे कुछ भी कहते रहें। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे गाली दे रहा है और कौन मुझे गोली मार रहा है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है। अब मुझे देश के लिए काम करना और बेहतर तरीके से काम करना, अपने सैनिकों के लिए काम करना और कर रहा हूँ। तो आपने एक फाउंडेशन अब बहुत लोगों के साथ मिलकर आपने एकजुट होकर शुरू की है जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। और वो है वीर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हमने बनाया है। उसके माध्यम से हम जितने भी देश में शहीद हो रहे हैं हमारे साथी, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी पत्नी की एजुकेशन और उनके माँ बाप के लिए अगर हम जो भी कुछ कर पाएंगे उनके लिए हमें काम करना। ओके। स्पेशल है बच्चों की एजुकेशन, उनको सही गाइडेंस, उनकी क्वालिटी पहचानना, उनको साइकोलॉजिकल चीज़ों को पहचानना, वो क्या क्या कर सकता, उसकी एबिलिटी को पहचानना, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर पूरी निरंतर उसके देख रेख करना कि वो और बेहतर क्या कर सकता है, उसकी क्षमताएं, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी क्या है और वो कितना एफिशिएंट है, उसको भी निरंतर देखते रहना और उसको सही गाइडेंस देना। सही गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी उनके ऊपर लगती है उसको बताना। तो वो आपने कब से ये स्टार्ट किया है जर्नी? ये हमारा इसी साल हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ओके। और अभी कुछ दिन में बैंक अकाउंट खुल जाएगा। 1-2 डॉक्यूमेंट्स की कमी चल रही है, वो डॉक्यूमेंट्स जैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट खुल के फिर हमारा काम ये शुरू हो जाएगा। इसी साल हमको बेहतर काम करने हैं। ओके। अपने सैनिक भाइयों के लिए काम करेंगे, बेहतर करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रैंक। जनरल साहब भी हैं तो भी उनके लिए काम करेंगे। हमारे लिए सब सैनिक हैं, मेरे लिए सब सैनिक हैं। एक जो साधारण सिपाही भी है वो भी सैनिक है मेरे लिए, और एक इस देश में जनरल साहब भी हैं, एडमिरल जी भी हैं या एयर चीफ मार्शल हैं, वो भी मेरे लिए एक सैनिक ही हैं। मैं उनके लिए भी काम करूँगा। तो आपकी धड़कन पूरी इंडिया के लिए, भारत ही धड़कता है इधर। मैं, मेरी सेना और कैसे इम्प्रूव करें और कैसे बेहतर करें और हमेशा हमारे वो सोच लगी रहती है कि कैसे Yes. नेक्स्ट लेवल पे जाया जाए। यस, हाउ कैन आई सपोर्ट देम, हाउ आई कैन लाइक इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड। अगर उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो बाकी सैनिकों का भी तो मनोबल डाउन हो रहा है भाई। 1 से 100 एक यस, और बढ़ेगा ये। तभी तो मैंने बोला हमको काम करने की ज़रूरत है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा सैनिक कोई आ रहा है जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसको सेम टाइम वहाँ से निकाल कर सही जगह पे पहुँचाना, उसको पूरा ट्रीटमेंट करना, उसकी क्या क्या ज़रूरत है उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इस सेना का कर्तव्य बनता है, तीनों सेनाध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि अगर उनके सेना में कोई सैनिक सुसाइड कर रहा है तो उनकी पहली जिम्मेदारी है उसको कि उसका कॉल लें। तो सर अगर आज आप इस कंट्री में एक अच्छे से पोजीशन में मिनिस्ट्री आप देखो, मिनिस्टर बनो,
में भी डिफेंस मिनिस्टर और बड़े पद में, तो आप क्या सोचोगे? मैं पद की बात तभी कर रहा हूँ जब काम को देख के आपका क्या नज़रिया रहेगा। मैं रेवोल्यूशनरी आदमी हूँ। मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूँ कि हाउ वी कैन चेंज द ब्रिटिश इरा सिस्टम। कहाँ कहाँ हिच है, उस हिच को ख़त्म किया जाए। पावर को डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए। तो सैनिकों को हम एक हक दें, एक प्लेटफॉर्म दें, उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सेस करने दें, उनको एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ने दें। अगर आज कोई सैनिक रिटायर हो रहा है तो उसको फ्रेश ही काउंट मिलती है बाहर, वो ज़ीरो है बाहर आके, क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो बंदा इतना क्वालिफाइड है। मेरे साथ का एक पीटीआई रिटायर हुआ और आज वो स्कूल में पीटीआई नहीं है, वो एक असिस्टेंट मैनेजर का काम देख रहा है। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब पूरे मेंटेनेंस का काम देखता है वो। उसको एज ए पीटीआई कुछ काउंट ही नहीं किया जाता, जबकि वो आरआईएमसी में और एनडीए में कितने लोगों को पास आउट कर चुका है, स्विमिंग सिखा चुका है, सारा काम वो देखता था। और वो रिटायर होने के बाद 0 सन्नाटा। क्यों? उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिला कि आप इस यूनिवर्सिटी से आपको पीटीआई की या फिर आपको बीएड की या फिर एमएड की डिग्री दी जाती है। कुछ नहीं है उसके पास, तो 0 काउंट हो गया ना। लेकिन योग्यता तो है। योग्यता तो 12th पास। सर्टिफिकेट्स कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी का? तो मेरा काम क्या होगा कि मैं सबको यूनिफाइड करके सबको यूनिवर्सिटी के साथ में उनके कोर्सेज को अलाइन कर दूँ। एक पीटीआई है तो सारे कोर्सेज के डिप्लोमा, बीएड की डिग्री सारी मैं उसको वहाँ से करवाऊँ। जो कोर्स से पास आउट हो रहा है तो उसके सारे कोर्सेज वहाँ से बीएड उसको मिलनी चाहिए, बीएड की डिग्री जब वो पास आउट हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, तब वो पीटीआई बनेगा ना। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। मान आपके पास कितनी भी नॉलेज है, उनको अलाइन करना पड़ता है। नहीं कर, आज तक नहीं हुआ इस देश में, तो मैं चाहता हूँ करे कोई। मैं करना चाहूँगा इसको, क्योंकि जब वो 15 साल या 20 साल बाहर बाद कोई भी सैनिक बाहर आए, वो दर दर की ठोकरें ना खाए। एक स्किल सेट तो होगा, स्किल सेट हो उसके पास में, जो स्किल उसके पास में है उसी से वो बाहर आके नौकरी देख सके। वैल्यू है आपकी यूनिवर्सिटी की डिप्लोमा डिग्री जो आपने की हुई है, उनकी वैल्यू है। अंदर कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी चल रही है डिफेंस में, नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई वुड से कि ऐसा होना चाहिए। ओके। अगर ऐसा होता है तो हमारे कितने सैनिकों को काम मिलेगा, कितने सैनिक बेहतर काम कर सकेंगे। यही नहीं, बाहर भी काम कर सकेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी उनके पास में। कोई भी टेक्निकल की हो या कोई भी डिग्री हो, बीएड की हो या बीटेक की हो या फिर कोई भी हो, बीएससी की हो, कुछ ना कुछ तो रहेगी ना। तो वो आगे काम कर सकता है उसमें। ओके। सो सर, आप अभी पास आउट किए हो अपनी मेहनत से, एडवोकेट आपने लॉ पढ़ा है जी। आप अभी एडवोकेट हो, एंड उसके साथ साथ आप मैराथन टाइटल विनर तो हो ही। तो 15-16 साल अपनी नौकरी की है, उसके बाद आप अभी मेहनत करके फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू स्टडीड लॉ, एंड उसके बाद आप एडवोकेट बने। तो जस्ट मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि क्या जो सर्विस करके इतने लंबे सालों के बाद आ रहा है और जिसने शौर्य चक्र अर्न किया है, क्या उसको फिर ये कोर्सेस फिर से पढ़ना चाहिए उसके बाद एडवोकेट बनना? आपको आगे बढ़ना तो बढ़ना पड़ेगा ना। हु केयर्स यूर शौर्य चक्र, हु केयर्स वॉट यू हैव डन, हु केयर्स। अगर आपको कुछ भी बनना है, एडवोकेट बनना है या फिर आपको बीएड करना है या बीटेक करना, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैप, 0 से शुरू करना पड़ेगा आपको। आपके पास कुछ नहीं है हाथों में, सिर्फ चिंदी भर पेंशन के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, और खर्चे आपके वही रहते हैं जो आप स्टार्टिंग में हो। पेंशन आ जाते तो आपके खर्चे भी वही रहते हैं, पेंशन में गुजारा होता नहीं। फैमिली पेंशन में भी धीरे धीरे कुछ सालों के बाद फैमिली पेंशन मिलती कितनी है आपकी? मेरी पेंशन एमएलए एमपी के बराबर थोड़े है कि 4-4 5-5 पेंशन मिलेंगी। एक चिंदी भर पेंशन है। अब क्या क्या कर लोगे 25-30 हज़ार रुपये में? एक सैनिक रिटायर होता है तो 25-30 हज़ार रुपये से 100 पेंशन है उसकी, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं। तो उसको आते ही नौकरी चाहिए होती है, दूसरी नौकरी करेगा तो फिर उसको सस्टेन कैसे करेगा इतने लंबे टाइम तक? अगर वो पढ़ना चाहता है तो आपको कम से कम सस्टेन करने के लिए 3 से 4 साल 5 साल चाहिए। वो करे कौन? वो होता ही नहीं इतनी आसानी से। और सारे कोर्स ये रेगुलर हैं। आप
प्राइवेट इनको कर नहीं सकते, तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। जो ओपन की डिग्री हैं, वो ओपन की जो टेक्निकल डिग्री हैं उनकी कितनी मान्यता मानते हो? ना के बराबर ही है वो, तो उससे ऐसा ही है। हाँ, ओपन से आपने बीए कर लिया या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कर लिया, दैट इज़ ओके, बट टेक्निकल चीज़ों पर आपको कौन डिग्री जो वैलिड नहीं मानते हैं, वो उतना आपको ठीक है वहाँ करके आओ, बट उतनी वेटेज आपको नहीं देते। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैप। अगर यही फैसिलिटी मेरे पास में वहाँ होती डिफेंस में कि आप डिफेंस में रहते रहते आप रेगुलर लॉ कर सकते हो, तो वहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन नहीं कर सकते आप लोग। आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा सब, हर किसी को, मैं ही नहीं हूँ अकेला। तो जितने भी फौजी हैं उनको सब ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। अगर उसको बैंक में भी जाना है तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, पुलिस में जाना है तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर जगह पे फ़िल्टर लगे हुए हैं, प्री और मेन सब जगह पर सेम है। कोई रिजर्वेशन, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है यूपी में, और बाकी कई सारे स्टेट हैं जहाँ पर रिजर्वेशन है ही नहीं किसी जगह पर। रिजर्वेशन भी आप उस दायरे से बोल रहे हो कि कोई लड़के आया है, कोई गोली खाकर तो सब बराबर हैं, सब बराबर हैं वहाँ पर। बैटल कैजुअल्टी है तो शायद थोड़ा बहुत वहाँ पर छूट है, डिसेबल्ड हो तो। बैटल कैजुअल्टी के लिए कुछ नहीं है। शौर्य चक्र है तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है यहाँ पर। तभी तो मैंने कहा कि तो सच बोलने में क्या दिक्कत होती है? जो पॉलिसी हैं वही, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो सर लाइक फाइनल लेग पे पहुंच गए इस एपिसोड के। हमारे देशवासियों से आप कुछ कहना चाहोगे, लाइक इस पॉडकास्ट के अंत में कुछ फाइनल मैसेज? मैं ये कहूँगा कि हमें दो रास्ते मिलते हैं जब भी हम चलते हैं, हमेशा क्रॉस रोड आती है। तो हम क्या चुनते हैं इसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्रॉस रोड, जब भी आप कुछ भी करने जा रहे हो तो आपको यस और नो दो ही आंसर में से एक चुनना होता है। एक होता है शॉर्टकट, एक होता है लॉन्ग ड्राइव, मेहनत वाला। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, 90% लोग शॉर्टकट चुनते हैं, और मुश्किल से 10% लोग हैं जो लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं। उन 10% में से सिर्फ 1 या 2% लोग ही हैं जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि देश में या कहीं पे वर्ल्ड वाइड जो सक्सेस रेट है लोगों का, वो 1%, 1.5%, 2% ही रहता है। क्योंकि सक्सेस जो है वो एक लंबी लड़ाई है, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है। और जब आप मी वर्सेस मी जाते हो तो खुद को डिफीट करना पड़ता है। खुद के जो नेगेटिव विचार हैं उनके ऊपर पॉजिटिव विचार लाना आसान नहीं होता है। तो खुद को जीत पाओगे तो ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के चक्कर में अपना सारा समय निकालते हैं। दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने में हम लोग सबसे ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं। दूसरे ने फला नहीं किया, उसने वो नहीं किया, रिश्तेदारियों में दिखाने के लिए हम उल्टे सीधे काम करना शुरू करते हैं ताकि हम बढ़िया दिखें। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया स्माइल वाले फ़ोटो हम लोग डालते हैं ज़्यादातर, जबकि आप अंदर ही अंदर रो रहे होते हो कि आप सक्सेस नहीं हो रहे हो। सो मैं कहूँगा कि स्वयं के साथ ज़्यादा काम करें, और जब मी वर्सेस मी आए तो अपने आप को जिस दिन आप अपने आप को जीत लिए, समझ लीजिए आप उस लेवल पर आपकी गाड़ी चलेगी, आगे टिकेगी। क्योंकि जब भी मैं चलता हूँ तो मी वर्सेस मी ही होता है हमेशा। मैं मी वर्सेस अदर्स नहीं करता, मैं मी वर्सेस मी ही चलता हूँ कि कल से बेहतर आज, कल से बेहतर आज। अगर आप ये चलोगे कि मैंने जो कल किया था उससे बेहतर मुझे आज करना है, बस इतना ध्यान रखो। कल अगर मैं 10 स्टेप चला था तो बस मुझे आज 11वां स्टेप रखना है। 12वां मत रखो, 11वां रखो। कोई ज़रूरत नहीं है 12वां रखने की, क्योंकि अगले दिन 12वां रखोगे और देखोगे कि 365 दिन में आप कितने स्टेप निकल गए। सिंपल, एक छोटा सा स्टेप है बस, लेकिन आसान नहीं है। आसान बनाना पड़ता है। आसान, डिसीजन लेना आसान है, लेकिन उस डिसीजन को सही करना और उस पर काम करने में भैया समझ लीजिए कि बैंड बज जाती है अच्छे अच्छों की। क्योंकि अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे करोगे, लेकिन लोग उसके लिए एक्सक्यूज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं फिर कि मैं तो ये कर रहा था इसलिए नहीं हुआ, मैं तो ये कर रहा था इसलिए नहीं हुआ, मैं वो कर रहा था इसलिए नहीं हुआ। बस उसी में उनकी कंप्लेंट में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। सॉल्यूशन पे काम कभी करना नहीं, कंप्लेंट से कंप्लेंट है,
एक से एक कंप्लेंट है। 1000 रीज़न है ये बोलने के कि क्यों नहीं हो क्यों सकते, नहीं लेकिन हुआ? एक रीज़न चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, बस यू नीड ओनली वन रीज़न, जस्ट कीप मूविंग ऑन, नथिंग एल्स। कुछ भी हो जाए जस्ट कीप मूविंग ऑन। मेरी टांग टूटी, मैंने कंप्लेंट नहीं की और जस्ट एक ही शब्द का कीप मूविंग ऑन, कीप मूविंग ऑन। और आज 1.5 साल बाद मैं उसी पेस पे रन कर लेता हूँ जिस पेस पे मैं पहले रन करता था। अगर मैं घर पे पड़ा रहता और कंप्लेंट करता रहता और जिस गाड़ी वाले ने मुझे हिट एंड रन किया उसी को गालियाँ देता रहता, उसी को दोषी करार देता रहता, तो मैं कहता हूँ कि मैं कभी ऊपर नहीं उठ पाता और मैं इतनी बड़ी रन दोबारा कर नहीं सकता था, आयरन मैन दोबारा नहीं कर सकता था। क्योंकि आपको अपने आप को कल से बेहतर आज बनाना है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी देशवासी हैं, जितने भी युवा हैं, अपने आप को कल से बेहतर आज की एक छोटा सा प्रयास, बस और कुछ नहीं। ओके, तो सर ऑल अबाउट सक्सेस में आज आप आए हो, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एंड सबसे पहले और आखिरी अभी जब ख़त्म करने वाले, आपको धन्यवाद कि आप आए हो। बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ बोलना चाहोगे सर ऑल अबाउट सक्सेस से, आज आप आए हो? मैं जितने भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी बात को बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बहुत धैर्य से सुना। और ऐसे ही मैं कहूँगा कि देश के सैनिकों का सम्मान करते रहें। देश का सैनिक है तो आप और हम अपना काम बेहतर रूप से कर पा रहे हैं, सरकारें ठीक से चल पा रही हैं। और मैं कहूँगा कि सेना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, तो सेना का सम्मान हमारा हमेशा बनता है। और हम, जैसे मैं तो बहुत क्रेज़ी हूँ और पहले भी क्रेज़ी था और आज भी मैं उसी क्रेज़नेस के साथ में आगे बढ़ता रहता हूँ कि मैंने कहा कि नहीं यार, ड्रेस वो पहनी, अब मैं दूसरी ड्रेस पहन कर देश की सेवा करूँगा। सेवा भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ड्रेस चाहे बदल जाए। ऑन द फील्ड नहीं सही, ऑफ द फील्ड आप काम करते रहो, कोई बात नहीं, आपने दूसरों को मौका दो, दूसरों को मौका मिलना चाहिए वहाँ पे देश सेवा करने का, करो, बेहतर करो। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। नमस्कार।